बेकार से कोर्सेज, किसी स्किल्स पे काम नहीं किया, ये देख के कि 30 लाख लगा दो, लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी। 30 लाख ऐसा तो नहीं है कि 30 लाख दे के आप अच्छी लाइफ ले रहे हो। जो चीज़ें बेसिक सिखानी चाहिए वो मेरे को उस एक कोर्स के अंदर ही सिखा दी थी। अब पूरा 2 साल का 1 साल का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स लेके आ रहे हो, उसके बाद ना आपको CAPM करना है ना ही आपको PMP करना है। करेक्ट। तो फिर जॉब कहाँ से मिलेगी? कि भी वहाँ चले जाओ, गाड़ी ले लोगे, घर ले लोगे, PR हो जाएगी, सिटीजनशिप हो जाएगी, इसके ये बेनिफिट्स हैं, फिर आप दुनिया घूम सकते हो। वैसे ही उनको सपने दिखाए जाते हैं, हाँ पासपोर्ट मिल जाएगा, तो इट्स बुलशिट है। PR लेके आते हैं या फिर जो वर्क परमिट पे कंपनी के थ्रू ट्रांजिशन होके आ रहे हैं ना, उनके अंदर ना इस चीज़ की वैल्यू मैंने थोड़ी कम देखी है। जो स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट आता है ना, उसको पता होता है PR लेने की क्या वैल्यू है, मेरे को मेहनत करनी है और कुछ करना है। ना ही उन्होंने अपना जो उनका जो मेन डोमेन था जॉब का, वो भी उन्होंने नहीं देखा कि कनाडा में उस चीज़ का स्कोप है नहीं है कितने। बस आ गए फोमो में या फिर किसी को फॉलो करते हुए कि भाई मेरा मामे का चाचे का लड़का गया था, मेरे को भी जाना है। अगर आप मिडिल क्लास या फिर मिडिल क्लास से नीचे हो तो लाइफ मज़ा नहीं है ज़िंदगी जीने में। तो अगर बहुत ज़्यादा इतने कमा रहे हो कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पैसे हैं तो डेफिनेटली व्हाई नॉट। तो टेल मी, मतलब व्हाट आर द डिफरेंसेस इन लाइफ आफ्टर गेटिंग मैरिड इन कनाडा? मतलब स्टूडेंट सिंगल लाइफ वर्सेस मैरिड पर्सन लाइफ, क्या डिफरेंस मिला? यू गॉन थ्रू बोथ। अगर आप 1 लाख 1.5 लाख की नौकरी कर रहे हो एज अ सिंगल पर्सन, तो घर खरीदना तो भूल जाओ, नॉट पॉसिबल। राइट? व्हेन यू आर गेटिंग मैरिड, हाउ डज द मैरिज कोशेंट गेट इनटू दिस पिक्चर, वेयर कनाडा में दो लोग शेयर्ड एक्सपेंसेस में क्या क्या कर पाते हैं, हाउ लाइफ चेंजेस? बचपन में मेरी मदर को किसी ने चैलेंज किया था कि भाई जब ये पिएगा ना तब देखूंगी मैं, ये स्टेटमेंट थी उनकी। तो मेरे को मम्मी ने बताई जब ये बात, तो मेरे को काफ़ी हिट करी। अगर आपका पार्टनर काम नहीं कर रहा तो इट्स चैलेंज। इमोशंस वो चीज़ें अलग चीज़ हैं, लेकिन फाइनेंशियली देखें, ऑब्जेक्टिवली देखें, इट्स अ चैलेंज कि आप सिंगल हैंडेडली पूरा घर संभाल रहे हो। इंडियन, या यू नो, यू इंडियंस टेकिंग अवे जॉब्स, Yeah. इंडिया बंद कर दो, बैन इंडियंस, Yeah. इंडियंस आर टेकिंग अवे, दे आर द सेंटर ऑफ द प्रॉब्लम्स, राइट। सारा इन्फ्लेशन इनकी वजह से है, सारी जॉब्स। करेक्ट। आप तो एक्चुअल मिडल ऑफ द एक्शन पे हो, है ना, एंड यू आर डूइंग लाइफस्टाइल कंटेंट। या बहाना दिखता है इमिग्रेशन की वजह से हो रहा है जी। घर नहीं खरीद पा रहे, इमिग्रेशन की वजह से हो रहा है। ये जॉब नहीं मिल रही भाई, इमिग्रेंट्स बहुत सारे हो गए। तो लाइक एक ह्यूमन नेचर कि आप जो ब्लेम है वो किसी और के ऊपर डालने की कोशिश करते हो। तो ये लगता है। इन एडिशन टू डैट है भी ऐसा थोड़ा सा। इमिग्रेंट्स तो पूरी दुनिया से आते हैं, इंडिया से भी आते हैं, चाइना से भी आते हैं, वियतनाम, फिलीपींस, अफ्रीका, हर जगह से इमिग्रेंट्स आते हैं कनाडा के अंदर। लेकिन इंडियंस को ही ज़्यादा क्यों ब्लेम किया जाता? तो वी फील पावर्ड कि भाई ये हमारी जगह है, हम जो मर्जी करें, हम रेड लाइट तोड़ें, हम स्टॉप साइन पे नहीं रुकेंगे। 100 के व्यूज़ आना मेरे को नॉर्मल होता था कि 100 के तो आ ही जाएंगे। उसके बाद का होता था कि वीडियो अच्छी होगी तो उसके ऊपर आएंगे। अब 100 की अच्छी वीडियो होगी तो 80, 90, 100 के तक पहुंचेगी, या फिर अच्छी इन द सेंस क्लिक करने लायक होगी, एंगेजिंग होगी। अच्छी और क्लिक करने लायक वीडियो में फ़र्क होता है। करेक्ट। तो वो होगी तो 100 के आएंगे, अदरवाइज 40, 50, 60 के पे रुक जाएंगे। So, guys, our guest on the show tonight is a famous YouTuber, social media personality, Gursahib. And you already know him on social media platforms by the name Gursahib Singh Canada. So, guys, today on the show, we will be talking everything regarding his personal journey as when he came to Canada as an international student, to when he became a foreign worker in Canada, to talking about his famous YouTube videos, his YouTube journey, how has his personal life been affected by it, and how has the Indo-Canadian relationships also affected his YouTube journey. Not only that, we will also talk about his recent marriage to his long-standing girlfriend as well. Guys, in this video, we will be talking everything in detail as to how somebody who comes to Canada as an international student does what he has to do in terms of becoming successful and famous, and also trying to make a living in Canada. It is going to be a very special video with a very special friend of mine, Gursahib. Please be sure to watch the video till the end. Welcome to the show, Gursahib. Thank you so much. Thank you. How are you and how have you been so far? Everything is good. Good. Having fun, enjoying life. तुम्हारी मैंने वीडियोस देखी रिसेंटली, शादी वादी हो गई, किचनर मूव हो गए। शादी तो हो भी गई और पुरानी भी हो गई। नहीं, शादी हो गई, किचनर मूव हो गए, नौकरी, यूट्यूब, एवरीथिंग गुड। तो मतलब थोड़ा सेटल होने की फीलिंग आ रही है लाइफ में? कनाडा में सेटल होने की फीलिंग आ रही है, लाइफ में भी सेटल होने की फीलिंग आ रही है। मतलब ठीक है, इट्स गुड नाउ। एक स्वीट बैलेंस बना हुआ है। लाइक या व्हाट जोन आर यू इन? मतलब कैसे कहोगे कि
mentally आज क्योंकि आसपास इतना ज़्यादा Negativity फैली या बट मतलब इंटरनली एज अ पर्सन हाउ आर यू सिचुएटेड? इंटरनली एज अ पर्सन देखो, ऑनेस्टली बताऊँ, मेरे पास कैसे एक्सप्लेन करूँ, मतलब ये चीज़ है कि बहुत सारे साइकोलॉजिकल थॉट्स होते हैं, मतलब मैंने ऐसे अपने कुछ माइंड में ऐसी चीज़ें बना रखी हैं, सोच रखी हैं, तो बाहर की जो नेगेटिविटी होती है या फिर कोई लाइफ में कुछ कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, कनाडा में क्या चल रहा है, कनाडा में नहीं चल रहा है, उससे मैं थोड़ा सा परे हो जाता हूँ। मतलब ऐसे मैंने चीज़ें अपने अब बना रखी हैं, पिछले 2-3 सालों में ऐसा हुआ मेरे साथ, पहले नहीं था। तो उन चीज़ों पे वर्क किया मैंने, तो बाहर की जो चीज़ें होती हैं ना वो मेरे को अफेक्ट नहीं करती हैं। sort of meditative काइंड ऑफ focus zone. एग्जैक्टली मेडिटेशन नहीं करता मैं, बट ऐसा कुछ है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि एक सिंपल 3 मैजिकल वर्ड्स हैं मेरी लाइफ में, आई डोंट नो। Okay. फॉर एग्जांपल ह्यूमन नेचर है कि इंस्टाग्राम पे किसी की वीडियो देख ली, भाई साहब गाड़ी खरीद ली, घर खरीद लिया, पता नहीं क्या ये चल रहा है लाइफ में, तो होता है कि यार हम तो कुछ नहीं कर रहे लाइफ में। नहीं, सिंपल आंसर है आई डोंट नो, कि उसकी लाइफ में गाड़ी कैसे आई है, घर कैसे आया, वी डोंट नो। तो वो चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, एक एग्जाम्पल है। तो यार मेरे को नहीं पता क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, तो बढ़िया है, उसका भी चल रहा है, मेरा भी चल रहा है, समझ लो। So you're not bothered with the competition. You don't give a नहीं, care क्योंकि about. सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है। क्योंकि एक और चीज़ है, फॉर एग्जांपल मेरा कोई फ्रेंड है जो कनाडा में बना है, ठीक है, 1 साल पहले बना है, जब मैं किचनर मूव हुआ, उसकी अच्छी खासी जॉब लग जाती है, मेरे से भी अच्छी जॉब लग जाती है, या मेरे से ज़्यादा पैसे कमा रहा है, या कुछ भी है। ये ह्यूमन नेचर है कि थोड़ा सा अंदर से फील होता है। Correct. ये तो डिनाई नहीं कर सकते। Correct. लेकिन उस 1 साल से पहले मैं उसको नहीं जानता था। अगर उसको नहीं भी जानता होता, बाई चांस अगर मैं किचनर नहीं आता, तब भी उसकी जॉब लगती, तब भी वो बहुत सारे पैसे कमाता। तो फिर परेशान होके क्या फ़ायदा। और अगर कोई एक बंदा गाड़ी ले रहा है, घर ले रहा है, दुनिया में 1 लाख लोगों ने आज घर खरीदा होगा, तो 1 लाख लोगों से तो मेरे को कोई परेशानी नहीं है। जस्ट बिकॉज किसी पर्सन का मैंने नाम जान लिया तो मैं क्यों परेशान हूँ। I think this is a very good strategy, and I must commend. It's a very commendable thought. But yes, I think इस प्रिंसिपल को मैंने पर्सनली थोड़ा सा फॉलो करना शुरू किया, एंड काफ़ी हद तक मेरा ब्रदर मेरे को देखता रहता है, बोलता रहता है क्यों आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, नॉट इन एवरी सेंस, मतलब पैसा वैसा आई नेवर लुक एट इट, बट सम अदर सेंसेस। बट ठीक है, आई थिंक व्हाट यू आर फॉलोइंग एंड प्रीचिंग इज अ वेरी गुड थॉट। एक अपने आप को काम कंपोज माइंड रखने में, तो उससे ना पीस बहुत मेरे को मिलता है, तो अब अच्छा लगता है ज़िंदगी जीने में। नहीं, वेरी गुड, दिस इज़ वेरी नाइस। पर्सनली स्पीकिंग, जब से इट्स नॉट अबाउट यू एंड कनाडा एंड ऑल राइट, बट पर्सनली स्पीकिंग, जब से शादी हुई है तुम्हारी, राइट, एज अ स्टूडेंट एक सिंगल लाइफ जीते थे जिसके अंदर मेहनत होती थी, दिन में पार्ट टाइम जॉब, पढ़ाई होती थी, वर्सेस शादी हो गई एंड एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, बहुत सारी चीज़ें शेयर हो रही हैं, फॉर एग्जांपल खर्चा शेयर हो रहा है, बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड ऑब्वियसली शादी होने से थोड़ा सा ऐसा लगता है कि खाना अच्छा मिलेगा हमें भी और उसको भी, है ना, रेगुलर मिलेगा। तो टेल मी, मतलब व्हाट आर द डिफरेंसेस इन लाइफ आफ्टर गेटिंग मैरिड इन कनाडा, मतलब स्टूडेंट सिंगल लाइफ वर्सेस मैरिड पर्सन लाइफ, क्या डिफरेंस मिला? यू गॉन थ्रू बोथ। देखो, सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि अभी ना और मेहनत करने को एक मोटिवेशन मिल जाती है कि भाई कोई पर्सन मेरे पे डिपेंड, नॉट फाइनेंशियली डिपेंडेंट, बट मे बी इमोशनली और इन सम वे और द अदर दे आर डिपेंडेंट ऑन मी। तो एक आता है अंदर से कि यार और काम करना है, सो दैट आई कैन गिव अ गुड लाइफ टू देम, राइट। ऊपर से एक ये भी होता है अंदर से कि यार उसके पेरेंट्स ने उनकी शादी मेरे से कराई है, तो दे ट्रस्ट मी, तो मैं वो ट्रस्ट ब्रेक ना करूँ। स्टूडेंट लाइफ में ऐसे थॉट्स, ये बड़ी बड़ी बातें आती ही नहीं थी। खाना खा लिया, घूमने चले गए, पार्ट टाइम जॉब पे चले गए, हो गया बस। सुबह हुआ अंडे खा लिए, दोपहर हुई घूम लिए, रात हुई, रात को खाना पीना कुछ नहीं पता, सो गए। तो ये है, और ऊपर से ये एक डिसिप्लिन आ गया लाइफ में, रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, ऑफिस जाना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सी फील होती है कि खुश रखना है अपने आप को भी और सामने वाले बंदे को भी, ताकि मेरे को उदास देख के सामने वाला पर्सन उदास ना हो जाए। करेक्ट। क्योंकि हमारा रिलेशन इतना पुराना है कि वो ना पता लग जाता है, फेस पे दिख जाता है कि भाई इसको कोई प्रॉब्लम है। सो दैट्स व्हाई आई ट्राई टू लाइक बी हैप्पी एंड कीप देम हैप्पी एज वेल। करेक्ट। नो, इट्स अ वेरी गुड थॉट। सो बीइंग रिस्पॉन्सिबल, बीइंग मोर considerate, and trying to be more peaceful, happy, keeping her more peaceful and happy. Right. What about the expenses in the way ke so I let me explain मैं किस सेंस में आ रहा हूँ, and then you tell me. Imagine कनाडा में आज की डेट में कोई एक स्टूडेंट छोड़ो, कोई एक PR बंदा आता है, ठीक है,
जिस हिसाब से घरों के एक्सपेंसेस हैं, एवरीबडी वांट्स टू बी ईदर इन GTA और से Somewhere किचनर, around, है ना, yes. से किचनर। अगर आप यहाँ पे एक टाउन हाउस के अलावा अगर आप एक डिटैच खरीदने की कोशिश करो तो यू आर लुकिंग एट बॉल पार्क एक्सपेंस ऑफ से $5,000-6,000 अ मंथ, राइट? Easily. अगर आप 1 लाख 1.5 लाख की नौकरी कर रहे हो एज अ सिंगल पर्सन, तो घर खरीदना तो भूल जाओ, Not possible. राइट? When you are getting married, how does the marriage quotient get into this picture where Canada में दो लोग shared expenses में क्या क्या कर पाते हैं, how life changes, how is the expenses playing along, you know? I need your thoughts on that. देखो ऑनेस्टली पहले मेरे को बहुत डर लगता था। मैंने अपनी लाइफ में शादी काफ़ी लेट की है। एक ये भी रीज़न है कि मैं फाइनेंशियल बर्डन से डरता था। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरे को होता था भाई एक पर्सन आपके साथ जुड़ जाता है, खर्चे बढ़ जाते होंगे, फिर आपके जो भी फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको कैसे अचीव करेंगे, बहुत डर लगता था। लेकिन एक पॉइंट पे तो शादी करनी थी तो हो गई। उसके बाद मेरे को पता लगा कि इतना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, फाइन, फ्रेंड्स की तरह ही है। ऑब्जेक्टिवली बताऊँ, लाइक इमोशंस को साइड करके, तो एक एडिशनल इनकम भी घर के अंदर आ जाती है बिकॉज दे आर ऑल्सो वर्किंग। और कनाडा के अंदर अगर आपका पार्टनर काम नहीं कर रहा तो इट्स अ चैलेंज। इमोशंस वो चीज़ें अलग चीज़ हैं, लेकिन फाइनेंशियली देखें, ऑब्जेक्टिवली देखें, इट्स अ चैलेंज कि आप सिंगल हैंडेडली पूरा घर संभाल रहे हो। बहुत बड़ी बात है, अगर कोई कर पा रहा है तो इट्स अ बिग थिंग। सो बेसिकली एक्सपेंसेस को लेके जब आपके शेयर्ड एक्सपेंसेस आते हैं तो कैसे लाइफ डिफरेंट हो गई है, मतलब कैसे लग रहा है कि हम दोनों मिलके खर्चा चला रहे हैं, एंड हाउ अबाउट दैट लीडिंग टू बाइंग अ हाउस? कि मैं मतलब भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि हमारे जो थॉट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैच करते हैं। मे बी इसका रीज़न ये है कि हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, तो ना वो बचपन में जैसे क्ले की तरह हमारी हैबिट्स डेवलप हो गई हैं, हमारे गोल्स भी बिल्कुल सेम हो गए हैं। तो हमने घर खरीदने से पहले हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, राइट? हम बेसमेंट में भी रहे और किचनर के अंदर जब पहली बार मूव हुए थे, मेरी शुरू की वीडियोस देखोगे ना, जब मैं नया नया किचनर में आया था, मेरी एक भी इंडोर वीडियो नहीं है, जस्ट बिकॉज वो बेसमेंट की हालत बहुत बुरी थी। हमें पैसे बचाने थे ताकि हम डाउन पेमेंट इकट्ठी कर पाएँ, ताकि फटाफट से वो ट्रेन में चढ़ जाएं, क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट पता ही है आपको क्या सीन चल रहा है, ठीक है? तो आई वांटेड टू बाय हाउस एज सून एज पॉसिबल। तो वो फिर तो उन्होंने मेरा साथ दिया। तो मैरिज में वो चीज़ मेरे को बहुत, तो फाइनेंशियली उन्होंने मेरा साथ दिया कि नहीं कोई बात नहीं, हम रह लेते हैं, थोड़े टाइम की बात है। उसके बाद जब पेरेंट्स आए तो हम अच्छी जगह मूव हो गए रेंट पे। फिर पेरेंट्स के जाने के बाद वी प्लान्ड अ हाउस एंड You finally bought a house now, right? हाँ. तो in terms of coming to the same thought, है ना, कि एक इंसान की बजाय दो लोग कमा रहे हैं, है ना? राइट। इंडिया में कैसे एक नॉर्मल है ना कि फॉर एग्जांपल इफ वन पर्सन इज अर्निंग, है ना, वन पर्सन इज गुड इनफ टू फीड द एंटायर हाउस। और वहाँ पे लोगों के घर बड़े भी हो सकते हैं ना, 8-10 लोग भी हो सकते हैं, जनरली 4 लोगों की बात कर लेते हैं। इंडिया में कैसे एक इंसान कमाता है, 4 लोगों का चल जाता है। नहीं, ऑल्दो इट डिपेंड्स कि आप कहाँ पे रहते हो, करेक्ट, आपकी जनरेशनल वेल्थ कितनी है, आपका जो घर है वो आपके फादर से आपको मिला है या आपने खुद जीरो से स्क्रैच से बनाया, तो देयर इज अ डिफरेंस। यहाँ पे दो लोगों को काम इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आप बिल्कुल स्क्रैच से सारी चीज़ें बना रहे हो। करेक्ट, यू आर लाइक काइंड ऑफ ऑन रोड, और फिर शुरू से बना रहे हो सब कुछ, तो इसलिए दो लोगों को काम करना पड़ता है, एटलीस्ट फॉर इनिशियल ईयर्स। उसके बाद आप जितना अपनी लाइफ में करियर में ग्रो करते हो, देन वन पर्सन कैन लीव देयर जॉब। तो कभी ऐसा नहीं लगता कि यार काश, मतलब जैसे इंडिया में लग्जरी होती ना कि अगर एक बंदा कमा रहा है तो मैं मैं अपनी एंटरप्रेन्योरियल ड्रीम पूरी कर लूँ, है ना? जैसे आई टेल यू, अब इंडिया में क्या हुआ कि मेरा एक फ्रेंड है, उसकी वाइफ इज अर्निंग गुड एंड दैट गाय हैज डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग। कहता है यार मैंने सब छोड़ दिया, मैंने एक अपना स्टार्टअप शुरू किया हुआ एंड ही इज़ गिविंग इट फुल टाइम। आपको कोई ऐसी फीलिंग्स ही नहीं आती यार कि मैं कुछ एक से यूट्यूब को फुल टाइम करियर कर दूं या फिर उसको कर दूं, या उनको नहीं फीलिंग आती कि हाँ मैं कुछ और कर लूं? डेफिनेटली फीलिंग आती है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज ऑफ आवर जॉब्स, क्योंकि हमें टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि उनकी जॉब्स का स्केड्यूल जो है वो कभी ऊपर नीचे होता रहता है, और मेरी 9 to 5 जॉब होती है, उसके बाद मेरे को यूट्यूब पे काम करना होता है। तो जो वेंचर्स या फिर बिजनेस या स्मॉल बिजनेसेस बोल लो, वो जो हम स्टार्ट करना चाहते हैं नहीं टाइम मिल पाता। अगर ऐसा हो पाता तो डेफिनेटली इट वाज गुड, तो फीलिंग तो ज़रूर आती है। लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि आपकी इसमें आई थिंक बात आ जाती है कि इंडिया बेटर, कनाडा बेटर, लाइफ कैसी बेटर, वो चीज़ भी आ जाती है। तो बंदे के गोल्स पे, बंदे के ड्रीम्स पे डिपेंड करता है कि आप कैसी लाइफ जीना चाहते हो, या फिर आपने अपनी होम कंट्री में कैसी लाइफ जी है, आप उससे सेटिस्फाइड थे या नहीं थे। तो आप उस चीज़ को छोड़ के एक अलग लाइफ चाहते हो, तो इसलिए आप कनाडा में आके सेटल हो रखे हो। करेक्ट, तो वो चीज़ आ जाती है। तो मेरे को जो चीज़ें चाहिए थी फ़िलहाल मेरे को मिल रही हैं अपनी लाइफ से, कि कैसी लाइफ मैं
एनविजन करता था मेरे को मिल रही हैं, सो आई एम हैप्पी राइट नो। बाकी आगे पता नहीं दुनिया क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। करेक्ट, लाइक कोविड, या समथिंग लाइक कोविड, जैसे सब लोगों को उसने यू नो या एकदम दुनिया बदल दी, लोगों की जिंदगी चेंज हो गई, करेक्ट तो उसका पता नहीं। करेक्ट अभी फिलहाल सब बढ़िया, एकदम सिस्टम सेट है। It is good. No, so I've seen a lot of your videos, and you've gone on record to say that you are a shy person. You're an introvert person. वेरी वेरी इंट्रोवर्ट। Very introvert, right? So what I want to know, and I'm sure a lot of our listeners, people who follow you, want to know कि कैसे एकदम उस कैमरा के आगे आते हुए स्विच ऑन हो जाता है, कि कैमरा के पीछे जो इंसान इतना ज़्यादा शाय है, इंट्रोवर्ट है, कैसे कैमरा के आगे आते ही वो वीडियो कर देता है जिसमें उसने एक दिन जाके सारी नौकरियां ढूंढ ली हो सकती है। मतलब हाउ वाज द एक्सपीरियंस एंड हाउ डू यू टर्न दैट स्विच ऑन एंड ऑफ? देखो ऐसा कोई स्विच नहीं है कि मैं एकदम चेंज हो जाता हूँ और दूसरी पर्सनालिटी एकदम, मेरे को बाइपोलर डिसऑर्डर है कोई कि बंदा चेंज हो जाता है, ऐसा नहीं है। बट मैं जब पहली चीज़ तो ये है कि जब मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था अपने यूट्यूब चैनल पे, तो मैंने काफ़ी बार शेयर किया है कि मेरे को बड़ा अजीब लगता था कैमरे में देख के बोलना, क्योंकि मेरी हैबिट थी इंडिया में, मैं ना स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, सेमिनार वर्कशॉप्स वगैरह दिए हैं, तो मेरे को लाइव पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आता। कैमरे में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डिवाइस के अंदर मैं देख के बोल रहा हूँ, तो थोड़ा अजीब लगता था। मेरी वाइफ तब गर्लफ्रेंड थी, तब वो कैमरे के पीछे बैठ जाती थी, तो मैं उनको समझाता था कि भाई ऐसे ऐसे है, लाइसेंस लेके आना, कनाडा आ रहे हो तो ये गलती मत करना। उनको बता रहा होता था कि भाई वो कोई स्टूडेंट है जो कनाडा आने वाला है, तो उसको बता रहा हूँ। तो अब मैं कैमरे के अंदर उस चीज़ को एनविजन करता हूँ कि भाई कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है रोहित नाम का, उसको बता रहा हूँ कि भाई देख जब कनाडा आएगा ना तो ये चीज़ मत करियो। तो इस तरीके से सोचता हूँ, तो फिर वो जब फ्लो चल जाता है। दैट्स अ गुड थॉट, क्योंकि एक कॉन्वर्सेशनल इमेज आ जाती है ना दिमाग में। क्योंकि सो आई टेल यू, मैंने अभी रिसेंटली नोवा स्कोशिया गया, आई मेट दिस यूट्यूबर, और उसने मेरे से एक सवाल पूछा। कैमरे के आगे आते हम लोग भी बात कर रहे हैं, बात करते करते कैमरे के आगे उसको एकदम स्विच ऑन हो गया, एकदम से ही गॉट सो एनिमेटेड एंड ऑल। मैं उसको देख रहा हूँ, मैं 2 मिनट में उसको देखे जा रहा हूँ, मैंने कहा यार इस बंदे के दिमाग में इतनी बातें आ कहाँ से गई। और उसने मेरे से सवाल पूछा, और मैं अच्छा आई एम ऑल्सो वेरी शाय, आई वुडंट कॉल इट शाय, बट आई एम अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन। मतलब मैं लोगों के साथ जनरली बात कम करता हूँ ना ऑफ द रिकॉर्ड। तो मैंने कहा यार एकदम से हो क्या गया। एंड देन बट मेरे को ऐसा लगा कि हाँ, अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में नॉलेज है ना, और मैंने और भी लोगों को बताया हुआ है कि अगर आपको एक टॉपिक की ग्रास्प है ना, फॉर एग्जांपल दिस ग्लास, राइट, हाउ इज दिस ग्लास मेड, व्हाट इज द ब्लोइंग टॉर्च मेथड एंड ऑल राइट। अगर मैं आपको बोलूँगा ग्लास बनाना कितना आसान है, कितना मुश्किल है, इफ़ यू नो इट, आपको बोलना आसान हो जाएगा, 10 चीज़ें उसके ऊपर बात कर सकते हो, एंड देन यू कैन प्रोलॉन्ग द कॉन्वर्सेशन, है ना। बट अगर आपको मालूम ही नहीं है कि क्या है, तो फिर तो आप भूल जाओ ना। फिर तो वही है ना, मैं अपने मेरी मोस्ट ऑफ द वीडियोस जो हैं वो मेरी सारी वीडियोस मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड हैं। मेरे को पता था 1 साल पहले भी कि घर कैसे खरीदना है, RRSP कैसे काम करता है, TFSA कैसे काम करता है, बेसिक मेरे को अंडरस्टैंडिंग थी, मैं वीडियो बना सकता था, लेकिन मैंने बनाई नहीं, जस्ट बिकॉज कि मेरा वो एक्सपीरियंस अभी हुआ नहीं है फर्स्ट हैंड। तो जब हुआ तो मैंने वो वीडियोस बनाई, अब मैं डाल रहा हूँ धीरे धीरे करके। फिर जब मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट से रिलेटेड वीडियो बना रहा था कि भाई ये 5-6 मिस्टेक्स मत करना, उस वक्त मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था, मे बी मैंने वो गलतियाँ की थी या फिर मेरे किसी फ्रेंड ने गलती की है, तो वो चीज़ें मैं शेयर कर रहा था, तो उसकी क्लैरिटी थी मेरे को, तो वो फ्लो में सारी बातें चलती रहती हैं। कोई चीज़ पता ही नहीं है, जब आप PR लेके कनाडा आ रहे हो, उसको मेरे को आइडिया नहीं है कि कैसे होता है, तो मैं उसमें क्या बात करूँ। वही सेम बात है ना, अगर आप कोई बनावटी कोई चीज़ बोलने वाले हो तो नकली लगता है, नकली हो जाए। तो मैं कभी प्रेजेंटेशन नहीं देता अपनी वीडियो में, मैं हमेशा बात करता हूँ अपने रोहित नाम के बंदे से, मेरा रोहित नाम माइंड में सेट है। That's good. काफ़ी लोग उसको, मेरे को लगता है ये रोहित का नाम यूज़ कर सकते हैं। अगेन you've gone on record multiple times to say कि आप you don't promote or you don't like the idea of drinking, right? No. Drinking alcohol. Yeah. And you've been quite vocal about it, है ना, आपने काफ़ी बार बोला। मेरे को जानना है कि why is that thought around you? Is there a memory attached to it, या फिर is there a personal reason why you don't like it? Can you share with us? देखो ऑनेस्टली अगर बताऊं तो बचपन में मेरी मदर को किसी ने चैलेंज किया था कि भाई जब ये पिएगा ना तब देखूंगी मैं, ये स्टेटमेंट थी उनकी। तो मेरे को मम्मी ने बताई जब ये बात, तो मेरे को काफ़ी हिट करी। तो मैंने कहा मम्मी का नाम ख़राब नहीं होने देना लाइफ में कभी, तो इसलिए मैंने कहा नहीं ये काम नहीं करना, और बेकार भी चीज़ है। लाइक वाई, अब अगर आप कंट्रोल्ड फैशन में पी रहे हो, मैं किसी की लाइफ को कंट्रोल कर नहीं सकता, पियो ना पियो, इट्स योर लाइफ, लेकिन अगर कंट्रोल्ड फैशन में पी रहे हो तो दैट्स फाइन। लेकिन अगर आप डेली भाई साहब बोतलें खुल रही हैं, एकदम गिलास भर रहे हैं, तो दैट्स नॉट गुड। So any habit that is going out of control, obviously, I mean,
कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इवन कोई अच्छी चीज़ भी है उसको भी आप एक्सेस में करोगे तो इट कुड बी हार्मफुल फॉर यू। harmful. सो तो ये तो वो चीज़ मैं मतलब पेरेंट्स की बदनामी है उनको दोबारा से देखा, मैंने बोला था ना, हाँ, वो चीज़ मैं नहीं चाहता मेरे पेरेंट्स को कोई बोले, तो इसलिए मैं सबको मना भी करता हूँ और खुद भी नहीं। तो गुरसाहिब चिल आउट करने के लिए क्या करता है? मतलब जैसे लोग तो इवनिंग में होता है ना, चल बैठे दो लोग चला बियर पीते हैं, तो गुरसाहिब चिल करने के लिए क्या करता है? आई एम नॉट पॉइंटिंग टुवर्ड्स बियर, तो व्हाट आर योर चिल जोन्स? चिल करने के लिए मेरे को घूमना फिरना बहुत पसंद है, लाइक ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम कहीं भी किचनर में किसी ट्रेल पे चले जाएंगे, या फिर वीकेंड आया, लॉन्ग वीकेंड आया, 3 दिन का टाइम है, दोनों की अगर छुट्टी है, क्योंकि जनरली हमारी होती नहीं है, हमारे टाइम बहुत अलग अलग है मेरी वाइफ के और मेरे, लेकिन अगर कॉमन टाइम है फ्री टाइम तो हम कहीं ना कहीं टोरंटो के पास या आगे निकल जाएंगे, ऑटवा चले गए, मॉन्ट्रियल चले गए, कहीं ना कहीं हम निकल जाते हैं। ये हमारा चिलिंग है, लॉन्ग ड्राइव पे जाना। तो ये हमें तो सबसे बड़ा लॉन्ग ड्राइव कहाँ लिया? सबसे बड़ा लॉन्ग ड्राइव हमारा था वैंकूवर से कैलगरी, कैलगरी का। मोटर होम के अंदर। अच्छा, मोटर होम रेंट किया? या 2 बार कर चुके हैं हम ये चीज़। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत बार ट्राई किया मोटर होम रेंट करने का, सोचने का, बट विद फैमिली मेरे को लगता नहीं कि हो पाएगा। व्हाट डू यू थिंक? विद फैमिली थोड़ा सा मुश्किल है, लाइक अगर आपके किड्स हैं तो इट्स गोना बी लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट या किड्स को डाल दो कहीं थोड़े हफ्ते के लिए निकल जाओ, क्योंकि लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है और वो जो जर्नी है इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा, तो डेफिनेटली करनी चाहिए। अब हमारा मन है कि मैं कभी टोरंटो से वैंकूवर भी करूँ या फिर यूएस से होके समथिंग लाइक दैट, तो डेफिनेटली करेंगे। तो जैसे कहा जाता है कि टोरंटो और वैंकूवर के बीच में एक रोड है, उसका कुछ तो स्लोप का है इशू, वेयर अ लॉट ऑफ ट्रकर्स हैव अ लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स। मतलब वो जो हिल है, वो जो डाउन हिल है, वो बहुत ही ज़्यादा इनफेमस है सबके लिए। कौन सी, कहाँ पे? व्हेन यू गो फ्रॉम एल्बर्टा टू वैंकूवर, मतलब एल्बर्टा टू बीसी। इट्स बिकॉज वही मैंने की है अल्बर्टा टू बीसी की ट्रिप, तो पहाड़ बहुत हैं, मतलब पूरा रॉकी माउंटेन्स हैं। हाँ, तो वो जो आइस वाला जब आ जाता है ना, ब्लैक आइस वाला, तो उसी स्ट्रेच में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। जस्ट बिकॉज जब आप वैंकूवर से निकलते हो, वैंकूवर के बाद पहली आपकी डेस्टिनेशन जनरली विस्लर होती है। विस्लर के बाद एक ना जॉफरी लेक्स नाम की जगह आती है, वेरी ब्यूटीफुल। वहाँ से लिलोएट नाम का एक छोटा टाउन है। जॉफरी लेक से लिलोएट बहुत खतरनाक है, लाइक पूरी खाई है। मैंने अपने वीडियोस में भी शॉट्स वगैरह, ड्रोन शॉट्स लेके दिखाया था। वेरी रिस्की, अगर उसमें बर्फ़ हो, थोड़ी स्लिप हो ना, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मैं बता नहीं सकता। उसके आगे भी जब आप कैमलूप्स, कैलोना साइड जाते हो तो बिल्कुल खाई, इतनी सी रोड है, उस पर आप चला रहे हो, ट्रक होगा तो इट्स गोना बी वेरी रिस्की। तो कभी डर सा नहीं लगा कि मतलब, क्योंकि आपने देखा यहाँ के हाईवेज कैसे हैं, लाइटें वाइटें कुछ नहीं होती, रात को एब्सोल्युटली घुप अंधेरा होता है, खत्म होता है। वो लाइट हेडलाइट ऑफ कर दो तो बिल्कुल बिल्कुल अंधेरा यार। मतलब आई वाज रिसेंटली गोइंग टुवर्ड्स टोबोमोरी, रात हो गई, लाइट बंद, सब बंद, ऐसा मेरे कोई पेरेंट्स आए थे, हम रात को बीच वगैरह से आते थे तो वो पूरा अंधेरा होता है, कहते भाई यहाँ से कहाँ से जा रहे हो, कुछ हो जाएगा। कोई किसी का पुरानी गाड़ी हो, और कई लोग तो ऐसे जैसे 2008 मॉडल, 2004 मॉडल, लाइट कम होती है, लाइट कम तो छोड़ो, गाड़ी अनरिलायबल होती है, कोई चलती चलती रुक जाए तो गए, पता नहीं क्या होता है। मतलब मेरे को तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। या तो वो काफ़ी रोड पूरा हिली एरिया ना, और कैलोना जाओ, हाईवेज भी पूरा ऐसे घूम रहे हैं, हाईवे साइड 401 के साइड आप खाई कर दो, सेम थिंग, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और कर्व्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। कमिंग ओवर टू दी करंट सिचुएशंस जो आजकल चल रही हैं, आप जानते ही हो ना, मतलब इंडिया कनाडा कंपैरिजन सा रहता है हमेशा। वी आर इंडियंस एट हार्ट ऑलवेज, राइट? सो कभी कोई ऐसा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है, कभी कोई ऐसा कोई हीट फेस करने को मिली है कभी कहीं पे भी कुछ कनाडा में? हाँ, कनाडा में देखो, जस्ट बिकॉज मैं थोड़ा सा इंस्टाग्राम यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, तो थोड़ी सी दिखता है लोगों को मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं। आज ही एक बंदे ने कमेंट किया था, कभी कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम कमेंट कर देते हैं, तो वो फेस करने को मिलता है। अदरवाइज़ रोड पे मैं चल रहा हूँ, ऑफिस में हूँ, तो किसी ने मेरे को ऐसा कभी कुछ बोला नहीं है कि भाई यू इंडियंस या समथिंग लाइक दैट, या रेसिस्ट कमेंट कभी कुछ किया नहीं है। बट हाँ, सोशल मीडिया पे कमेंट्स वगैरह काफ़ी बार आते हैं, या आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हाँ, मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड करी थी, मेरी नहीं थी, कोई और कलीग थी उसके अंदर, एंड लाइन से इंडियन, यू इंडियंस टेकिंग अवे जॉब्स, इंडिया बंद कर दो, बैन इंडियंस, इंडियंस आर टेकिंग अवे, दे आर द सेंटर ऑफ द प्रॉब्लम्स, सारा इन्फ्लेशन इनकी वजह से है, सारी जॉब्स। करेक्ट। आप तो एक्चुअल मिडल ऑफ द एक्शन हो, रोड पे हो, है ना, एंड यू आर डूइंग लाइफस्टाइल कंटेंट। व्हाट इज योर थॉट ऑन दैट? कुछ है ऐसा? ऐसे कमेंट्स बहुत आते हैं
इसका रीज़न मेरे ख्याल से यही है कि लाइक पिछले कुछ 2-3 सालों में जो इंडियन पॉपुलेशन है फिर ओवरऑल इमिग्रेंट पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अगर किसी की लाइफ में, किसी कनेडियन की लाइफ में कुछ भी होता है, जस्ट मेरी ये जजमेंट ही बोल लो या ओपिनियन बोल लो, उनको सबसे पहला जो बहाना दिखता है वो इमिग्रेशन की वजह से हो रहा है जी। घर नहीं खरीद पा रहे, इमिग्रेशन की वजह से हो रहा है। ये जॉब नहीं मिल रही, भाई इमिग्रेंट्स बहुत सारे हो गए हैं। तो लाइक एक ह्यूमन नेचर की आप जो ब्लेम है वो किसी और के ऊपर डालने की कोशिश करते हो, तो ये लगता है। इन एडिशन टू डैट है भी ऐसा थोड़ा सा। तो मतलब जस्टिन ट्रूडो के एक्चुअल में फिगर्स रिसेंटली शेयर किए गए, स्पाइक ऑफ पॉपुलेशन, उसके अंदर स्टूडेंट्स को ही छोड़ दो जाए, नंबर ऑफ परमानेंट रेजिडेंट्स जितने आ रहे हैं, दैट्स अ स्पाइक। क्या इंडियंस पर से एज अ कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल है या इमिग्रेंट्स रिस्पॉन्सिबल है, या फिर अनप्रिपेयर्डनेस ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट लीड कर वो रही तो है? डेफिनेटली है। ना ही इनफ हाउसिंग है जितने इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उसके लिए, ना ही इनफ जॉब्स हैं, चाहे स्टूडेंट जॉब्स की बात कर लो या फिर फुल टाइम प्रोफेशनल जॉब्स की बात कर लो। तो दोनों के अंदर मिसमैच है। तो वो ढंग से मैनेज नहीं किया गया या क्या हो गया वो गॉड नोज़ या गवर्नमेंट नोज़, बट या वो मिसमैच की वजह से ये प्रॉब्लम ज़रूर है। और ऊपर से प्रॉब्लम ये है कि अब देखो इमिग्रेंट्स तो पूरी दुनिया से आते हैं, इंडिया से भी आते हैं, चाइना से भी आते हैं, वियतनाम, फिलीपींस, अफ्रीका, हर जगह से इमिग्रेंट्स आते हैं कनाडा के अंदर। लेकिन इंडियंस को ही ज़्यादा क्यों ब्लेम किया जाता है? उसका मैंने जितना ऑब्जर्व किया है कि हम लोग जब एक पर्टिकुलर जगह पे रहते हैं, लाइक हमारा एक अच्छी पॉपुलेशन हो जाती है, सिटी का नाम नहीं लूँगा मैं जब एक अच्छी पॉपुलेशन होती है तो वी फील पावर्ड कि भाई ये हमारी जगह है, हम जो मर्जी करें यहाँ पे, हम रेड लाइट तोड़ें, हम स्टॉप साइन पे नहीं रुकेंगे। तो वो जो इमेज है ना जो जा रही है मार्केट के अंदर, जो दुनिया के सामने, वो बहुत गलत है। तो इसकी वजह से हेट हमें इंडियंस को ज़्यादा मिलता है और दूसरे लोगों को नहीं मिलता। हमारे अंदर पता नहीं इनबिल्ट है कि भाई अब तो ये हमारा हो गया, हम जो मर्जी करें। तो वो गलत चीज़ है। बॉर्न टू शाइन वाली चीज़ तो नहीं है ना कि मतलब आ गए दनादन वीडियोस। अब आई डोंट नो कोई इस चीज़ को कैसे परसीव करता है, लेकिन हम अपना कल्चर थोपने की कोशिश करते हैं जहाँ पे हम आ रहे हैं, इंस्टेड कि हम जहाँ पे आ रहे हैं उनका कल्चर थोड़ा सा अडेप्ट करें। ये चीज़ नहीं है हमें, जनरली बोल लूँ, अगर मैं किसी बंदे को पिन पॉइंट नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा है। तो इसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हाँ, टू बी मोर एक्सेप्टिंग एंड अपने आप को टर्न करके कि कनेडियन कल्चर, और कनेडियन कल्चर है भी है, मतलब सॉरी बोलना, मोर पोलाइट होना, तो उस चीज़ को लड़ाई अडॉप्ट नहीं झगड़ा कर ना रहे हैं। करना, दिस इज कनेडियन कल्चर, है ना। लोग कहते हैं कि कनाडा का तो कोई कल्चर नहीं है क्योंकि सारे इमिग्रेंट्स हैं। नहीं, कनाडा में इमिग्रेंट्स आने के बाद एक नई शेप एंड फॉर्म ले लेते हैं जो कि मोर सॉफ्टर है, मोर अप्रोचेबल है ना, मोर लवेबल है। तभी लोग हमारे मतलब एट एनी गिवन पॉइंट, अगर आप कोई भी अमेरिकन सोप्स भी देखो तो कनाडा को हमेशा एक सॉफ्टर अप्रोच के साथ देखा गया है ना, विच पीपल समटाइम्स माइट फाइंड इट फनी, बट मेरे को लगता है कि अच्छी है, जो है सो है। हाँ। तो उस चीज़ को हम धीरे धीरे ख़त्म करते जा रहे हैं। तो अब जो नोटिस करते हैं, कभी कभी ट्रैवल करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी हमने जो ट्रिप की थी, जैसे हम एल्बर्टा एंटर हुए ना, तो गैस स्टेशन पे पहले क्या होता था कि भाई आप तेल डलवा लो, फिर यू गो इनसाइड एंड पे फॉर द गैस। करेक्ट। पूरे एल्बर्टा में ऐसा नहीं था। आई डोंट नो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए था कि भाई पहले आके अंदर पे करो फिर आप गैस डलवा लो। खासकर 401 के स्ट्रेच के ऊपर है ना, जो आगे तक ऐसा क्यों ट्रांस है? कनाडा पहले तो नहीं था ऐसे, अब क्या हुआ? भाग जाते हैं तेल तो डलवा। तो ये छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो वो हमारी रेपुटेशन को रुइन कर रही हैं। तो हमें नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, देखना चाहिए कि भाई हम थोपने नहीं आए अपनी, कि हम अपना माइंडसेट थोप रहे हैं, अडेप्ट टू द कल्चर। वहाँ यहाँ के जो रूल्स बने हुए हैं, यहाँ पे जो सिस्टम, यहाँ पे जो लाइफस्टाइल कल्चर बना हुआ है, उसको वैसे ही प्रिजर्व करें तो हमें खुद को रहने में फिर मज़ा आएगा। तो ये चीज़ है। योर यूट्यूब इज सो बेसिकली आप एज एन इंडियन, एज अ कनेडियन, एज अ कंटेंट क्रिएटर, इस एग्जैक्ट चीज़ में आप डीपली इनगल्फ्ड हो, है ना। ये हेट है, नेगेटिविटी एंड ऑल, आप तो बिल्कुल ही सेंटर ऑफ लाइन के ऊपर खड़े हो, राइट, है ना, आपकी वीडियोस में है। तो आई वांट टू नो कि अगर आपका सोशल मीडिया का ही काम है ना, आप लोगों को ही एज एन इन्फ्लुएंसर देख रहे हो और लोग आप ही की वीडियोस में देख रहे हैं, तो व्हाट स्टेप्स हैव यू टेकन टू चैलेंज ऑल ऑफ दिस? मे बी थॉट में कुछ भी, मतलब व्हाट डू यू डू, हाउ डू यू फेस ऑल ऑफ दिस? देखो, हेट को फेस करने का सिंपल तरीका मैंने निकाला कि भाई कोई रिप्लाई मत करो अनटिल आपको बहुत ही ज़्यादा चुभ जाए, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कमेंट है तो आप डेफिनेटली मुंह तोड़ जवाब दो। लेकिन जितना आप जवाब दोगे ना सामने से, उतना ही उल्टा जवाब मिलेगा। तो इट्स बेटर कि जस्ट इग्नोर द हेट कमेंट्स। जो भी आपको कोई उल्टा बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, जस्ट उसको इग्नोर कर दो। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बात पर रिप्लाई करना, वरना उसी चीज़ पे बैठे रहोगे, सोचते रहोगे पूरा दिन
जैसे कभी कभी कोई वीडियो डालता हूँ ना, मेरे को थोड़ा सा अंदाज़ा होता है कि इस पर हेट कमेंट्स काफ़ी आने वाले हैं, क्योंकि मैंने थोड़ा सा एक्सट्रीम में बोल दिया है, रियलिटी बता दी है, ये चीज़ है, मतलब डिप्लोमेटिक नहीं हुआ, तो मैं उस वीडियो को कमेंट चेक नहीं करता कभी, क्योंकि मेरे को पता है फालतू बोलेंगे तो इग्नोर ही करो, इट्स बेटर। तो क्या कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम इस टॉपिक से थोड़ा सा डाइवर्ज करें कि कनाडा को ही ओवरऑल हिट आ रही है क्योंकि कनाडा ने इमिग्रेशन बंद कर दी है, राइट? अब कनाडा एज अ कंट्री, जो लोग, अगर आप देखोगे कि पहले इमिग्रेंट्स, जो प्रोस्पेक्टिव इमिग्रेंट कम्युनिटी है, वो लोग पहले बहुत ज़्यादा प्रो थे ना, कनाडा इज़ दिस, कनाडा इज़ दैट, सब कुछ था। आज की डेट में उल्टी वीडियोस बन रही हैं, राइट? इसके अंदर आपकी यूट्यूब की व्यूअरशिप या आपके चैनल के ऊपर कोई इफेक्ट आया? डेफिनेटली इफेक्ट आया। पिछले कुछ टाइम से जो व्यूज़ की बात करूं, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं, जो सब्सक्राइबर्स बढ़ने का जो रेट था वो कम हो गया, बिकॉज दो चीज़ें हैं। एक तो कनाडा में एक्चुअल में प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी के अंदर, जो इन्फ्लेशन या फिर जो भी चीज़ें लो, ओवरऑल इकोनॉमी थोड़ी सी गड़बड़ है, वो गवर्नमेंट ठीक करे ना करे, वी डोंट नो आगे क्या होता है। दूसरी चीज़, उसकी वजह से लोग नेगेटिव हो गए, काफ़ी सारे लोगों ने अपना प्लान ड्रॉप कर दिया कि भाई नहीं जा रहे कनाडा। मैं एज अ स्टूडेंट जाने वाला था, फिर पीआर अप्लाई करने वाला था, मैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जाऊंगा, तो लोगों ने फिर चैनल देखना बंद कर दिया। पहले 100 के व्यूज़ आना मेरे को नॉर्मल होता था कि 100 के तो आ ही जाएंगे, उसके बाद का होता था कि वीडियो अच्छी होगी तो उसके ऊपर आएंगे। अब 100 के अच्छी वीडियो होगी तो 80, 90, 100 के तक पहुंचेगी, या फिर अच्छी इन द सेंस क्लिक करने लायक होगी, एंगेजिंग होगी, अच्छी और क्लिक करने लायक वीडियो में फ़र्क होता है। करेक्ट। तो वो होगी तो 100 के आएंगे, अदरवाइज 40, 50, 60 के पे रुक जाएगी वीडियो। तो अब मेरे को एक्सपेक्टेशंस वैसी बन गई हैं कि बताइए यार ऐसे होगा। तो कंटेंट में कुछ हेरफेर करने का नहीं सोचा कि मतलब अगर मैं आपसे अगले 5 साल आपके यूट्यूब का प्लान पूछूं कि यार अगले 5 साल के लिए, क्योंकि आप जो आप देख रहे हो रहा है, मेरे को तो ऐसा लगता है कि अगले 2 साल और भी टाइट है, तो व्हाट स्टेप्स हैव यू टेकन और थॉट ऑफ टू बी कंटेंट के लिए मैंने अपनी वाइफ के साथ हमने थोड़ा डेली व्लॉगिंग टाइप्स शुरू किया, क्योंकि मेरे लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए, घर खरीद लिया और भी बहुत कुछ लाइफ में चलता है, तो कंटेंट आ गया हमारे पास। हमने सोचा व्हाई नॉट स्टार्ट लाइफस्टाइल व्लॉगिंग, तो एक तो वो स्टार्ट किया। और देखो ऑनेस्टली बताऊँ, मैं कोई ऐसा कंटेंट क्रिएटर बाय हार्ट ऐसा कुछ नहीं हूँ, जस्ट चैनल स्टार्ट किया था कि भाई चलो मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को गाइड कर सकूँ, प्लस थोड़ा सा मोनेटाइजेशन हो जाती है तो एक साइड हसल बन जाएगी, ऊबर चलाने से बेटर ही है। करेक्ट, राइट। तो इसलिए मैंने ये चीज़ स्टार्ट की थी, नॉट कि भाई मैं कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता हूँ या इन्फ्लुएंसर बनना चाहता हूँ, वो मेरा थॉट बिल्कुल भी नहीं था। तो अभी कंटेंट की कमी हो गई, अब समझ नहीं आता वीडियो क्या बनाऊँ। तो गुरसाहिब अपना कंटेंट कैसे प्लान करता है? देखो कोई भी मेरे को वीडियो बनानी है ना, तो मैं यही करता हूँ कि मेरे स्टूडेंट लाइफ में मेरे माइंड में क्या क्वेश्चंस आते थे कि यार पीआर अप्लाई कैसे करनी है, यार मेरे को पता ही नहीं है, चलो पीआर कैसे अप्लाई करनी है, अब मेरी हो चुकी है, वो एक्सपीरियंस हो गया, तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना देता हूँ। या फिर स्टूडेंट टाइम में क्वेश्चन आता था कि यार जैसे ही कनाडा पहुँच जाते हैं जॉब कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं जब तक पढ़ाई शुरू नहीं होती है, ये और स्टूडेंट्स के माइंड में भी क्वेश्चन आता होगा, चलो इसके ऊपर वीडियो बना देते हैं। तो इस तरीके से टॉपिक्स माइंड में आते रहते हैं। और या फिर जो अपनी लाइफ में होता जा रहा है, मेरे को काफ़ी मुश्किल लगा कि यार 4 लोगों से पूछना पड़ रहा है, उसके बाद वो काम हो रहा है, तो व्हाई नॉट इसके ऊपर एक वीडियो बना दे ताकि लोगों की हेल्प हो जाए और व्यूज़ बढ़िया आ जाएं, तो मेरा भी थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। ऑनेस्टली बात है, कोई बिना पैसे के कोई वीडियोज़ नहीं बनाता। अगर मोनेटाइजेशन वाला पार्ट हटा दो ना, तो आई थिंक 99.9% क्रिएटर्स यूट्यूब से चले जाएंगे। करेक्ट। लोग बोलते हैं मैं तो भाई हेल्प करने के लिए बनाता हूँ, मेरे को तो पता नहीं था यूट्यूब से पैसे आते हैं, तो इट्स बुलशिट आई थिंक। तो पैसा भी इम्पोर्टेंट है, पैसा भी इम्पोर्टेंट है। और जो प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इन पे हैव यू फोकस्ड और डू यू प्लान टू फोकस? मे बी इंस्टाग्राम पे भी फ़िलहाल मैंने कोई कंटेंट बनाना बहुत कम किया हुआ है, तो कोई स्पेशल टॉपिक होता है या फिर यूट्यूब से ही कोई क्लिप निकाल के मैं इंस्टाग्राम पे भी फ़िलहाल डाल रहा हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा है। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा फोकस हो गया और जॉब में थोड़ा सा चल रहा है, तो बिज़ी हो गया हूँ जॉब में, थोड़ा प्रमोशन वगैरह एंड ऑल दैट स्टफ, तो काम काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए इंस्टाग्राम पे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा मेरे को। तो जैसे आप लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बनाने में आप प्रो हो ना, जैसे मैं भी लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बनाता हूँ, तो हम लोग एक तरीके से ना वायर्ड हो चुके हैं पिछले 5 साल में, 4 साल में, कि यार अपने को बोलना है तो बोलते ही रहना है, राइट? तो एक प्लेटफॉर्म सडन स्विच हो रहा है ना। अगर आप देखोगे कुछ लोग रील्स बनाते हैं तो वो लोग रील्स ही बनाते हैं बैक टू बैक, है ना। उनसे लॉन्ग फॉर्म नहीं बनता, लॉन्ग फॉर्म में उनका हार्ट टाइट है, वो बनता है तो वो चलता नहीं है। करेक्ट। अब डू यू हैव सेम इशू विद शॉर्ट फॉर्म्स? मेरे को शॉर्ट फॉर्म में ये नहीं बताता इतने छोटे टाइम में इन्फॉर्मेशन मैं दूं कैसे, और क्या इन्फॉर्मेशन दूं, और वो छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे के क्या ही हो जाएगा, मतलब क्या समझ आ जाएगा। तो यहाँ तो देखो मेरे हिसाब से शॉर्ट फॉर्म आजकल ये है कि अगर आपको कोई बिजनेस है एंड उस बिजनेस के अराउंड अगर आप लोगों को किसी तरीके से कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हो, तो शॉर्ट फॉर्म इज़ वेरी गुड लोगों तक पहुँचने के लिए।
लेकिन अगर आप ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन चाहते हो, तो लॉन्ग फॉर्म इज़ बेटर. शॉर्ट फॉर्म से आपको रीच मिल जाएगी, जैसे अब 1-1 सेकंड की रील्स चली हुई हैं वो अजीब सी आजकल, उससे आपको रीच मिल जाएगी, लोगों तक पहुंच भी जाओगे, कस्टमर एक्वायर करने वो भी हो जाएंगे. उसके लिए शॉर्ट फॉर्म इज़ गुड मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में, ओपिनियन में. लेकिन अगर आप एक्चुअल कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, लोगों से कनेक्ट करना चाहते हो, तो लॉन्ग फॉर्म इज़ वेरी नेसेसरी. नाउ मेरा आपसे पर्सनली एक सवाल है. जब हम लोग लास्ट टाइम मिले थे, या वहाँ से आज करीबन एक साल हो गया, राइट है ना? साल से ज़्यादा हो गया. एक सवा साल हो गया. मैंने बड़े सारे यूट्यूबर्स के ग्राफ्स को जनरली स्टडी करने की कोशिश करी है. एक यूट्यूब की या फिर जनरली किसी भी सोशल मीडिया की ग्रोथ में एक साइन लाइक कर्व आता है. ओके, जैसे कि एक पॉइंट पे आप शुरू करते हो, बहुत नीचे वाले लेवल पे हो, तो एक पॉइंट पे आप पीक पे जाते हो, आपको लगता है से 1 लाख हो गए, 2 लाख हो गए, एंड सडनली ड्रॉप आता है. करेक्ट. आपके केस में वो ड्रॉप नहीं आया. You've been steadily you've been steadily growing, right? Which is a good thing, which is a commendable thing. I want to know, have you done anything special to have that continuous growth, right from say 10K till today where you are? यार देखो, ऑनेस्टली मैं बताऊं, बिल्कुल सच बोलूँगा, मैं ना बहुत लाइफ में हम्बल रहता हूँ, और हूँ भी. ऐसा नहीं है कि मैं शो ऑफ करता हूँ हम्बल होने का, बट मैं बहुत डाउन टू अर्थ रहता हूँ. अगर मेरे को 1 महीना हो गया घर खरीदे हुए, और आपको पता है घर खरीदने का लंबा प्रोसेस होता है, तो 2 महीने पहले स्टार्ट हो गया था, लाइक ऑफर डाल दिया था, 3 महीने हो गए. मैं जाता तो बॉट माई फर्स्ट हाउस, ये होम टूर, ये वो शो ऑफ जो होता है, ताकि मैं लोगों को दिखा सकूँ मैंने कुछ अचीव किया है. मैं वो करने की कोशिश नहीं करता. मैं वीडियो बना चुका होता. मैंने अपने चैनल पे डायरेक्टली अभी तक ये भी नहीं बोला है कि भाई मैंने घर खरीद लिया, बिकॉज मेरे को लगता नहीं है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है. कनाडा में इट्स वेरी इजी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. डाउन पेमेंट इकट्ठी करो, मॉर्गेज अप्रूवल करो, घर ले लो, है ना. वो बैंक भी रेडी है. आज ही 3 लाख का मेरे को लोन ऑफर है. तो मतलब घर 80% तो बैंक का ही है ना अभी. तो किस चीज़ का मैं शो ऑफ करूँ. और उसके अलावा भी और भी चीज़ें, जॉब मिल गई, गाड़ी ले ली, ये मैं करने की कोशिश नहीं करता. तो इसलिए लोग शायद मेरे से कनेक्ट कर पाते हैं. और साथ के साथ स्टूडेंट्स के साथ स्टूडेंट बन जाता हूँ. वही गालियाँ चल रही हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं, वही चीज़ चलती है. मैं अपने आप को उस पेडिस्टल पे नहीं रखता, किसी पायदान पे नहीं रखता कि भाई मैं हूँ, आप मेरे को सर बोलो. मेरे को कोई भी सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, मेरे को भैया बोलते हैं. तो देयर इज़ अ डिफरेंस इन बीइंग अ सर. या सो वो सर होने में और भैया होने में बहुत बड़ा डिफरेंस है. तो वो भैया रहने की कोशिश करता. यू हैव दैट हम्बल फील. तभी मतलब मैंने आपको जैसे बात करी, मैंने रीच आउट किया. यू हैव ऑलवेज बीन वेरी अप्रोचेबल एवर सिंस व्हेन यू वर स्टार्टिंग ऑफ एंड टिल टुडे. लाइक यू हैव बीन ऑलवेज दैट सेम. क्या करना है, क्योंकि हम्बल नॉन हम्बल कैसे होता है बंदा जब पैसा कमा लेता है. ईगो. पैसा तो यार कभी भी जा सकता है. ईगो, जो चीज़ लाइफ में से जा सकती है उसको लेके कभी भाई घमंड या वो नहीं करना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो लाइफ में क्या हो जाए. तो नॉर्मल रहो, चिल करो, अपना एंजॉय करो ज़िंदगी. जो आपका यूट्यूब का जो जैसे आपने बताया कि आप हम्बल रहते हो, सब कुछ रहते हो, बट एज अ क्रिएटर, है ना, एज अ कंटेंट क्रिएटर इन योर सेल्फ, मैंने पर्सनली फील किया, आई डोंट नो आपने फील किया कि नहीं, बट मैंने पर्सनली फील किया कि कुछ एक लेवल ऑफ वीडियोस बनाने के बाद वी सेल्डम फील बर्नट आउट, है ना. ऐसा लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी कनाडा के प्रोग्राम्स कम हुए, है ना, एक पॉइंट पर एक बर्नआउट आ जाता है. यार मैं क्या बनाऊँ यार. yes. छोड़, मतलब ऐसे कैमरा लिया, ऐसे बैंक गया कि क्या बनाऊँ यार. डू यू एवर गेट इनटू दैट? ऐसा होता है. कभी कभी वीडियो नहीं आती है, 5 दिन हो गए वीडियो नहीं डली, क्योंकि होता है यार छोड़ना यार, क्या चलता जा रहा है, तो कभी नेवर एंडिंग है. तो फिर माइंड में आता है नहीं यार लाइफ में कुछ करना है. पेरेंट्स को जो उन्होंने सपने देखे हुए हैं, अगर मतलब वो सारी चीज़ें उनको दिलानी है, तो उसके लिए फिर काम करना पड़ेगा. जॉब पे भी तो जाते ही हैं. ऐसा तो नहीं है कि नहीं मन कर रहा तो बॉस को बोला नहीं है मैं नहीं आ रहा. ऐसा तो होता नहीं है. तो इसलिए मूड जैसा भी है, आधा घंटा अपने आप को थोड़ा सा माइंड फ्रेश करके उस जोन में आके वीडियो बना दो. ऐसा चलता है मेरा. मतलब ऑफिस से आया थका हारा, नहीं मन बिल्कुल भी वीडियो बनाने का, बहुत बार ऐसा होता है, लेकिन फिर थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करके वीडियो बना ली. कभी कभी ऐसा होता है मूड अच्छा नहीं होता, परेशान होता हूँ मैं किसी चीज़ को लेकर, लेकिन वीडियो में वो मूड ख़राब नहीं दिखता, क्योंकि काम है. जॉब पे जाओगे तो अरे मूड ख़राब है, बॉस को गालियाँ दे दोगे, ऐसा तो कर नहीं सकते. तो वही चीज़, इट्स योर जॉब, तो करना पड़ता है, क्या कर सकते हैं. व्हाट नेक्स्ट? मतलब स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो टोल्ड मी यू आर नाउ सेटल्ड, यू बॉट अ हाउस, राइट, मैरिड हो गए, यूट्यूब अच्छा चल रहा है, टच वुड,
एवरीथिंग इज यूट्यूब नहीं अच्छा चल रहा, सीरियसली अच्छा नहीं चल रहा. उस पे मैं आऊँगा. माई बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस इवनिंग इज स्टिल लेफ्ट. बट व्हाट नेक्स्ट? इस सब करने के एक अचीवमेंट माइलस्टोन आ गया लाइफ में, व्हाट नेक्स्ट? यार देखो, बहुत सारे थॉट्स आते हैं माइंड में. अभी मैंने भी डिसाइड नहीं किया है कि भाई आगे क्या करना है, क्योंकि काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं अपनी ऑडियंस गेन करने के बाद. मेरे माइंड में कोई बिजनेस नहीं आया, मैं ऑनेस्टली नहीं आया है. एक दो चीज़ों पे काम कर रहे हैं. लाइफ में ना, मतलब मैंने ये चीज़ सीखी है पिछले, जब कोविड आया उसके बाद, मतलब पैसा कमाना इज़ डेफिनेटली, मनी इज़ इम्पॉर्टेंट. भगवान नहीं है तो भगवान के बराबर है पैसा, करेक्ट. राइट. लेकिन उतना भी ज़रूरी नहीं है. मतलब एक, समझ रहे हो, एक पीस ऑफ माइंड के लिए पैसा ज़रूरी नहीं है. तो कोई चीज़ चलती है नहीं चलती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. तो नेक्स्ट, इसलिए मैं सोचता नहीं हूँ कुछ ज़्यादा. मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा. नहीं, चलो मान लिया कि पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट. यू आर वेरी हम्बल, नो ईगोज व्हाटसोएवर. बट एक पर्सनल सेंस ऑफ अचीवमेंट के लिए तो इंसान कुछ करता ना. चल मैंने लाइफ में ये ब्रांड बनानी है. हाँ, मतलब एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी तो होती है ना कि यार मैंने चल ये कर लिया, अब मैं एक नई चीज़ बनाना चाहता हूँ, पीपल विल नो मी बेटर. उस सेंस ऑफ अचीवमेंट के लिए कभी ऐसा नहीं लगता कि यार मैं कुछ करूँ? एक चीज़ पे काम कर रहे हैं उस सेंस में. डेफिनेटली एक चीज़ पे काम कर रहे हैं, बहुत ही डिफरेंट है, जिसकी कनाडा में काफ़ी रिक्वायरमेंट है. एक चीज़ मैंने स्टार्ट भी की थी, लेकिन वो इतनी चली नहीं. मोनेटाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है उसमें, बट स्टिल कर रहे हैं. जो दूसरी चीज़ पे काम कर रहे हैं, लेट्स सी वो काम करता है. बहुत ही जेनरिक सी चीज़ है, लेकिन स्टिल अगर चल जाती है तो इट्स गुड. नहीं तो दो तीन चीज़ें माइंड में उस पर काम चल रहा है. वेबसाइट्स वगैरह बना रहे हैं और प्रोडक्ट सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें चल रही हैं. तो लेट्स सी क्या होता है. कभी कोई ज़िंदगी में कोई ऐसा कोई फेलियर रहा है कि यार, मतलब ऐसा होता है ना लाइफ में, हम लोग एक बड़ा इवेंट, एक नेगेटिव फेलियर हम याद रखते हैं. पॉजिटिव तो सभी याद रखते हैं. ऐसा क्या नेगेटिव इवेंट या क्या फेलियर है लाइफ में जहाँ लगा कि यार लाइफ एकदम ख़त्म होगी, खत्म, मतलब आई डोंट केयर? ऐसा हुआ था. कनाडा में तो नहीं हुआ टेक्निकली. कनाडा में डजंट भी मैटर. हुआ. कनाडा, इंडिया में हुआ था जब मैं ग्रेजुएट हुआ था. तो बहुत एक ना, उस 2013 में तो बहुत एक कल्चर चल रहा था कि भी स्टार्टअप करना है, अपनी बिजनेस स्टार्ट करना है. अभी भी चल रहा है, अब तो बहुत ज़्यादा हो गया, तब भी चल रहा था. तो तब मैंने कंपनी स्टार्ट की थी, 2 साल कंपनी चलाई, पैसे वैसे कमाए बढ़िया. लेकिन इवेंचुअली वो क्लोज़ करनी पड़ गई, सारा बंद करना पड़ गया. तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ था कि यार ये तो क्या, लाइफ ख़त्म हो गई, अब जॉब करनी पड़ेगी, पता नहीं क्या. वो फेल्ड ऑन, मतलब एंटरप्रेन्योर फेलियर आपका हो चुका है. हाँ, एक बार हो चुका है. सो डिड यू गेट एनी मॉनेटरी लॉस? डिड यू, व्हाट काइंड ऑफ फेलियर एंड हाउ डिड यू? मॉनेटरी लॉस तो इतना खास नहीं था, क्योंकि उसमें एजुकेशन से रिलेटेड था. और एक एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है जिसमें काइंड ऑफ यू हैव 100% प्रॉफिट. कोई आपका प्रोडक्ट नहीं है, कुछ नहीं है कि आपका मार्जिन है उसमें. काइंड ऑफ दिमाग से आप चीज़ें जो बोलना है उसी का पैसा कमा रहे हो आप, जैसे यूट्यूब है. करेक्ट. तो उसमें ऐसा लॉस नहीं हुआ था, लेकिन मन बहुत था कि भाई बिजनेस चलना चाहिए, और मैं उसमें था भी अच्छा, बट डायरेक्टर्स के साथ थोड़ी नहीं बनी, और सबके अपने अपने लाइफ गोल्स थे. तो इमोशनली बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था. और फिर जॉब स्टार्ट करनी पड़ी. जॉब में जब गया तो उसमें भाई सैलरी बहुत ज़्यादा कम थी. आदत पड़ी हुई थी हमें अच्छे खासे पैसे कमाने की. तो वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हो गया था कि यार क्या करना पड़ा. हाउ डिड यू डील विद दैट? मतलब कैसे उससे ओवरकम करने के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं, स्टार्ट कर दी जॉब करना. अभी क्या कर सकते थे, पैसे तो कमाने पड़ेंगे ना. तो बस जॉब करना स्टार्ट कर दिया. लेकिन वहाँ से मेरे को एक्सपीरियंस अच्छा मिला. वहाँ पे बेसिकली टेक्निकल मार्केटिंग का काम था वो. फिर जब स्टार्ट किया सेमीकंडक्टर के फील्ड में, तो लोगों से बात करना कैसे करना होता है, किस तरीके से लोगों को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करना होता है, अपने उसमें लेना होता है मार्केटिंग करके अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए. तो वो चीज़ें सीखी मैंने वहाँ पे. तो फिर उसी इंडस्ट्री में मैं ग्रो करता गया इंडिया के अंदर ही. हाँ, मैं टेक्निकल के अंदर चाहता था, क्योंकि वो टेक्निकल मार्केटिंग था और बेसिक टेक्निकल लोगों को कराना होता था. लेकिन यहाँ आने के बाद फिर मैं मेन टेक्निकल में आ पाया, क्योंकि इंडिया में सेमीकंडक्टर का इतना कुछ है नहीं. कोई फैब्रिकेशन कुछ ज़्यादा खास होती नहीं. अब आ रहे हैं ना, जब तक इस्टेब्लिश होंगे तब तक तो भाई बुढ़े हो जाएंगे. तो फिर अभी आने का मेरी लाइफ में कोई फ़ायदा नहीं है. तो अभी यहाँ पे सारी चीज़ें इस्टेब्लिश्ड हैं, यूएस में और ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड हैं. करेक्ट. तो फिर यहाँ पे टेक्निकल में मैं आ पाया. एम्बेडेड में भी आप काम कर रहे हो ना? जब से आपने वो वीडियो बनाई है ना, कौन सा? वो जॉब्स वाली, जो एक दिन में आपने जॉब्स ढूंढी, पार्ट टाइम जॉब वाली, पहले तो मुझे उस वीडियो का एक्सपीरियंस बताओ. देन आई हैव वेरी इंपॉर्टेंट फॉलो अप क्वेश्चन आफ्टर दैट. मतलब हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ फिल्मिंग दैट वीडियो? मतलब वो एक दिन गर्मी थी, मतलब वाज इट स्नो या गर्मियाँ थी? मीडियम था. वो स्वेटशर्ट डाल रखी थी मैंने. धूप थी लेकिन ठंड थी. सो टेल मी द एक्सपीरियंस ऑफ दैट एंटायर डे. व्हाट यू वेंट थ्रू इमोशनली ड्यूरिंग दैट? मैं पूरा स्टूडेंट बन गया था. मैं एक्चुअल में स्टोर में जा रहा था, लेकिन कैन आई टॉक टू द मैनेजर प्लीज़, क्योंकि स्टोर वाला मैं शूट नहीं कर पा रहा था. तो कैन आई टॉक टू द मैनेजर प्लीज़. तो आई
या सो मैंने कहा आई एम लुकिंग फॉर अ पार्ट टाइम जॉब, दिस इज माय रिज्यूमे। मतलब जेन्युइन तरीके से मैंने जॉब ढूंढी थी। कैनेडियन टायर के अंदर गया, पूरा फॉर्म मैंने प्रॉपर फिल करा क्या मैं जॉब करना चाहता हूँ, कहाँ रहता हूँ, एवरीथिंग। तो मज़ा आया वो वीडियो शूट करके, मतलब बहुत ही डिफरेंट सी वीडियो लगी थी मेरे को खुद को। तो पता नहीं एकदम से माइंड में क्लिक कर गई थी। शायद मैंने किसी और तरीके की वीडियो देखी थी, आई डोंट रिमेंबर कि वो क्लिक कैसे करी, बट वो था, वो चली है ना आपकी वीडियो? वो वीडियो अच्छी चली थी। तो उस दिन जॉब मिल गई थी आपको? हाँ, एक जॉब मिल गई थी, वो पिज्ज़ा का एक स्टोर था, वहाँ पे उन्होंने दे दी थी। मतलब मैंने उस वक्त मैं बता नहीं सकता था, क्योंकि वरना जितने भी लोग देख रहे हैं वहाँ पहुँच सारे पहुँच जाते हैं भाजी साहब जॉब चाहिए कि उनको तो दे दिया, नहीं तो इफ यू वर टू डू द सेम थिंग टुडे इन 2024, सेम वीडियो सेम थिंग, अगर मैं आपको बोलूँ कि आज आप वो वीडियो बनाओ, आपको क्या लगता है, लुकिंग एट द job cuts, looking at the market, looking at the immigration scenario, competition, students, how likely are you to get the same job? नहीं, बहुत मुश्किल है। It's very difficult to find a job nowadays. स्टूडेंट्स के लिए पार्ट टाइम जॉब मुश्किल है, क्योंकि उसके बाद से काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं। एक तो जॉब कट्स, मतलब बिजनेसेस इतना ज़्यादा फ्लरिश नहीं कर रहे जितना 1-1.5 साल पहले कर रहे थे। तो दूसरी चीज़, अभी पता है मेन प्रॉब्लम पता है क्या है, मैं ऑनेस्टली बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं थंडर बे से आया हूँ, वहाँ पे मैंने पढ़ाई की, बहुत ही छोटा टाउन है, उस वक्त 1 लाख पॉपुलेशन थी, ठीक है। पहले क्या होता था, उससे पहले जो लोग आए थे वहाँ पे, उनका एक्सपीरियंस मैंने बात की थी उनसे, तो क्या होता था कि वो पढ़ाई करके वहाँ से मूव कर गए कि भाई हो गई पढ़ाई, अब वैंकूवर चलते हैं, सरी चलते हैं, ब्रैम्पटन, मिसिसागा एंड ऑल दैट। अब क्या होता है कि अब बच्चे आए थंडर बे में या फिर किसी भी छोटे टाउन में, वहीं पे रहते हैं। तो पहले गैस स्टेशन पे कोई बच्चा जॉब कर रहा है, जैसे ही उसकी पढ़ाई कंप्लीट हुई वो वैकेंसी क्रिएट करके चला जाता था, क्योंकि वहाँ पे खाली हो गई अब जगह, तो नए बच्चों को जॉब मिल जाती थी। अब ये नहीं हो रहा है। अब कोई सारनिया आता है, सारनिया में ही रहता है, किचनर आता है, किचनर में ही रहता है, थंडर बे, सू एंड मैरी, वहीं पे रहते हैं, क्योंकि पता है टोरंटो जाएंगे तो भाई वहाँ तो कुछ होने वाला नहीं है, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, फाइनेंसेस इतने ज़्यादा वहाँ पे ख़राब हो चुके हैं, गड़बड़ है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से जॉब्स नहीं मिल रही हैं स्टूडेंट्स को। बट ओवरऑल जॉब्स ख़त्म ही क्यों हो गई हैं? अगर आप देखो कि इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्ट्स, ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, मॉर्गेज के नंबर, गवर्नमेंट भी बोल रही है इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल एंड व्हाट नॉट, जब ओवरऑल कनाडा एज अ कंट्री ग्रो कर रहा है तो अचानक से जॉब्स गई कहाँ? नहीं यार, ये जो छोटे मोटे बिजनेसेस है ना, मेरे 3-4 बिजनेसेस ने मेरे को बोला है कि भाई हम बंद करने का सोच रहे हैं। एक बार बरीटो है मेरे ऑफिस के पास, उनके पास मैं रेगुलरली जाता था पहले, जब शादी नहीं हुई थी या नहीं अभी भी जाने नहीं देगी तो वहाँ पे जाता था, तो उन्होंने मेरे को बोला कि अब हमें ना रेंट सस्टेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, कि हम रेंट नहीं दे पा रहे महीने का। कहते आज तक ऐसा नहीं हुआ, हम कितने सालों से यहाँ पे हैं, कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब हमें ये नहीं हो रहा, क्योंकि लोग नहीं कर रहे ना। मैं भी अवॉइड करता हूँ बाहर का खाना, तो कैसे रेस्टोरेंट सस्टेन करेंगे? ऐसे ही दूसरे बिजनेसेस का भी आ जाता है, मतलब जो वांट्स वाले बिजनेसेस हैं उनको सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। मे बी फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मुश्किल होगा, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा कॉशियस हो रहे हैं कि भाई हमने ज़्यादा खर्चा नहीं करना बाहर जाके, तो उनको थोड़ी शायद प्रॉब्लम आ रही है, तो इसकी वजह से वो हायरिंग भी कम कर रहे हैं, तो फिर जॉब कैसे मिलेगी? अचानक से इसी सब को लेके मार्केट में सेंटिमेंट बड़ा नेगेटिव हो गया कनाडा को लेके। कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, ये सब प्रोपोगेट कैसे कर रहा है? मतलब अचानक से डू यू थिंक एट सम पॉइंट इन टाइम जितनी नेगेटिव वीडियोस एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनाता है, राइट, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी वीडियो पे रिवर्स माइग्रेशन लिख दो तो व्यूज़ आ जाते हैं, है ना? ये तो यार ह्यूमन नेचर है। आप नेगेटिव वीडियोस पे ज़्यादा क्लिक करोगे, नॉट ओनली फॉर कनाडा, कुछ भी आप जनरल यूट्यूब स्क्रॉल करोगे ना, तो आप नोटिस करोगे कि जहाँ पे थोड़ा डर या फिर कोई नेगेटिव चीज़ होती है ना, उस पर क्लिक्स ज़्यादा होते हैं, व्यूज़ ज़्यादा होते हैं। तो आपको नहीं लगता कि कनाडा की नेगेटिव इमेज बनाने के लिए इन्फ्लुएंसर्स का बहुत बड़ा हाथ है? बहुत बड़ा हाथ है। तो मतलब इंडिया से जो लोग मस्टैंग की और पहले कॉर्वेट की फ़ोटोएं देखते थे, जो मोटिवेट होते थे कि हमें कनाडा जाना है, राइट, आज वही ये वीडियोस और ये रील्स और ये शॉर्ट्स देख के रिवर्स माइग्रेशन की, आपको लगता है कि ग्राउंड रियलिटी उससे थोड़ी कम खतरनाक है? देखो, प्रॉब्लम ये है कि पहले ना लोगों ने बहुत ही ज़्यादा कुछ दिखा दिया, वो जो अनरियलिस्टिक लाइफस्टाइल है ना, वो प्रोपेगेट कर दिया लोगों को। कोविड के टाइम कोविड के पहले इतने लोग नहीं आते थे, 2018-19 तक नॉर्मल चलता था। कोविड के टाइम सब लोग घर बैठे थे, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा बढ़ गया, लोगों ने देखा कि भाई साहब यहाँ कनाडा में तो लाइफ बहुत बढ़िया है, पता नहीं क्या हो रहा है। जिनको पता भी नहीं था ना, जिनके रिश्तेदार नहीं थे, दोस्त नहीं थे, उन्होंने भी देख लिया कि भाई
यहाँ तो सही है लाइफ, हाँ। चलते हैं। सब ने पीआर का देखा कैसे होती है, हाँ। काफ़ी लोग पीआर पे आ गए, जिनका वो नहीं हुआ वो एज अ स्टूडेंट आ गए। हाँ। कितने सारे लोगों के मेरे को मैसेज आते हैं कि भाई मैं एज अ स्टूडेंट आ रहा हूँ और मेरी वाइफ है, हमारी 5 साल मतलब हो चुके हैं, एक मैं हमारा तो किड है। सोच ही ना पाऊँ मैं तो। नहीं, डिफिकल्ट है। तो लोगों को वो ना एक फोमो आ गया। दूसरी चीज़ ये है कि अब मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि स्टूडेंट्स आ गए कनाडा में, लेकिन एक तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख के, दूसरी चीज़ अपने आप को इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं बनाया उन्होंने कि भाई यहाँ पे आके कोई जॉब ले पाए। बेकार से कोर्सेज, किसी स्किल्स पे काम नहीं किया, ये देख के कि 30 लाख लगा दो, लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी। 30 लाख ऐसा तो नहीं है कि 30 लाख दे के आप अच्छी लाइफ ले रहे हो, मेहनत करनी पड़ेगी, जॉब तो खरीद नहीं सकते, जॉब नहीं खरीद सकते, तो वो चीज़ करनी पड़ेगी। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा, उन्होंने देखा कि मेरा मामे का लड़का आया था 2015 में 2014 में, लेकिन उस वक्त सिनेरियो था कि मिनिमम वेज पे भी हस्बैंड वाइफ काम करते हैं, तो एक बढ़िया लाइफस्टाइल हो जाता था। बढ़िया नहीं तो कम से कम डिसेंट से ऊपर हो जाता था। करेक्ट। लेकिन एक साइड से इकॉनमी को प्रॉब्लम आई कोविड के बाद, दूसरी साइड से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और नॉन स्किल्ड पीपल, वो फिर बिल्कुल ही नेगेटिव हो गया कि भाई कुछ भी नहीं है। पर्सनल ओपिनियन है, Of course, मतलब there's no harm and we are ये not चीज़ trying है। to. क्योंकि मैंने एक रील देखी, एक बंदा कह रहा है, मतलब बहुत ही गालियाँ वाले दे रहा था वीडियो में, कह रहा मैं तो सोच के आया था 25-30 लाख लगाऊंगा और कनाडा में बढ़िया लाइफ हो जाएगी। हाँ, कैसे हो जाएगी? ऐसे कैसे हो जाएगी यार? मतलब आप अगर आपने अपस्किल नहीं किया है ना, सो फॉर एग्जांपल आप एक नई सेटिंग में जा रहे हो, आप अपनी तरफ से ऑफर क्या करो? सिर्फ पैसा, दैट्स इट। मेरे को भी तो जॉब कोविड के टाइम मिली थी, कोविड पीक पे था, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स, स्किल अपग्रेड तो नहीं हुआ। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैंने भी सीखी है, मेरे कोर्स में भी था, एक सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट था। Correct. जो चीज़ें बेसिक सिखानी चाहिए वो मेरे को उस एक कोर्स के अंदर ही सिखा दी थी। अब पूरा 2 साल का 1 साल का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स लेके आ रहे हो, उसके बाद ना आपको CAPM करना है ना ही आपको PMP करना है। करेक्ट। तो फिर जॉब कहाँ से मिलेगी? जॉब नहीं मिलेगी। स्क्रम मास्टर तो चारों तरफ पहले नहीं रखे, इतनी जॉब्स तो है नहीं जितनी सबको मिलती रहेगी। या और ऊपर से इंडिया के अंदर भी कनाडा की इमेज ऐसी बनाई जाती है कि भाई वहाँ चले जाओ, गाड़ी ले लोगे, घर ले लोगे, PR हो जाएगी, सिटीजनशिप हो जाएगी, इसके ये बेनिफिट्स हैं, फिर आप दुनिया घूम सकते हो। वैसे ही उनको सपने दिखाए जाते हैं, हाँ पासपोर्ट मिल जाएगा। तो फिर लोग भी उसमें आ जाते हैं कि भाई ठीक ही बोल रहा होगा, तो लोग भी चलते हैं। तो आपका पिछले 5 साल में एक्चुअल ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस क्या है? कि अगर चलो आपके भी जब आए होगे कनाडा, हम भी जब आए, तो इसी थॉट से आए थे कि मतलब वहाँ चले जाओगे, पासपोर्ट मिल जाएगा, दुनिया घूम लोगे? मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कनाडा से। सुना तो होगा, आई एम श्योर, मतलब Honestly यार, लोगों से किससे फीडबैक तो लिया सुनूं, होगा। किससे क्या सुनूं? सोशल मीडिया था नहीं इतना, कोई नॉर्मल से व्लॉग होते थे, वो स्टूडेंट होते थे, वो बर्फ़ में खेल रहे हैं, ये व्लॉग्स होते थे पहले। तो कहाँ से पता लगेगा? तो मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बस इतना था कि भाई फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, मूवीज़ में देखा था बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं। मैं पहुंचा थंडर बे में, थंडर बे में मैंने कहा ये क्या? फर्स्ट फ्लोर और खत्म। बड़ी बिल्डिंग एक भी नहीं थी, बड़ी थी, फर्स्ट फ्लोर खत्म। एक बड़ी बिल्डिंग थी मेरे मोहल्ले में, वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग 14-15 माले की बिल्डिंग थी, दैट्स इट। फिर मेरे को वही बढ़िया लगने लग गया। अब मेरे को किचनर से बेटर थंडर बे लगता है कि वहाँ पे पीसफुल है, घर सस्ते हैं, वहाँ पे मेरे को कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब मिल जाए मैं तो आज निकल जाऊँ। मेरे को ऑफर भी हुई थी, लेकिन वो पार्ट टाइम दे रहे। मैंने उसको समझाया मेरे को फुल टाइम दे दो, मैं आ जाऊँ, क्योंकि मेरे को PR अप्लाई करनी है, PR के लिए फुल टाइम चाहिए। नहीं देंगे। नहीं तो ओवरऑल मतलब कनाडा आपका पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक एक्सपीरियंस देखो, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। मैं तो मेरे को मज़ा आता है, क्योंकि भाई हम ऐसा है कि बहुत ही बेसिक से बैकग्राउंड से आते हैं कि भाई AC खरीदने के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं, गाड़ी तो बहुत ही बड़ी चीज़ है, CD प्लेयर लिया था तो बहुत, भाई CD प्लेयर आ गया हमारे घर में, तो ऐसी जगह से आते हैं। यहाँ आने के बाद मेहनत करने के बाद बैकयार्ड है, डेक है, पीछे बढ़िया व्यू दिखाई दे रहा है, रेनबो दिखाई दे रहा है, डिसेंट कार है, ड्राइववे, गराज, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो बहुत होता हूँ कि यार अच्छा है, आई एम हैप्पी। और वो मेहनत से आया, ऐसा तो है नहीं कि बस मिल गया, मेहनत से आया, तो आई एम वेरी हैप्पी। पेरेंट्स भी देख के खुश होते हैं कि भाई यार लड़का हमारा बढ़िया कर रहा है। और ना एक और चीज़ मैं डेफिनेटली बोलना चाहूँगा कि ये चीज़ ना मैंने नोटिस की है, मैं ऑफिस में भी मेरे काफ़ी सारे इमिग्रेंट्स हैं और बाहर भी लोगों से बात होती है। तो ना जो लोग PR लेके आते हैं या फिर जो वर्क परमिट पे कंपनी के थ्रू ट्रांजिशन होके आ रहे हैं ना, कि इंडिया में काम कर रहे थे उनको यहाँ पे वर्क परमिट पे आ गए सेम कंपनी के अंदर, या फिर PR लेके आए हैं, उनके अंदर ना इस चीज़ की वैल्यू मैंने थोड़ी कम देखी है। जो स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट आता है ना, उसको पता होता है यार PR लेने की क्या वैल्यू है, मेरे को मेहनत करनी है और कुछ करना है। लेकिन जो PR वाले लोग होते हैं वर्क, उनका यार
नहीं 1 साल में मज़ा नहीं आया, चलो अपनी होम कंट्री वापस चलते हैं, क्योंकि उस चीज़ की उनके पास उनको ना वैल्यू आई थिंक नहीं होती। इतना बात करके मैंने नोटिस किया, आई कुड बी रॉन्ग, बट है, जनरलाइज नहीं कर रहा मैं, लेकिन मैंने कुछ लोगों में नोटिस किया है मैंने, तो ये है। आपने कहा कि पिछले 5 साल यहाँ पे बिता के अच्छा लगा, मैं भी कहता हूँ कि पिछले 5 साल बिता के अच्छा लगा। हम दोनों इन्फ्लुएंसर हैं, हमारी तरह न जाने कितने लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं। तो ये रिवर्स माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से रहा है, जब सिटीजन्स को यहाँ पे अच्छा लग रहा है ना? तो ये रिवर्स माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया कि लोग छोड़ के सोशल मीडिया, देखो रिवर्स माइग्रेशन तो शुरू से होता है, बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन अभी उस पर व्यूज़ आ जाते हैं ना, तो लोग उस पर वीडियोस बनाते हैं, रिवर्स माइग्रेशन, गोइंग बैक। लेकिन मैंने कुछ लोगों के पॉडकास्ट, कुछ लोगों की वीडियोस भी देखी हैं, उनकी वीडियोस देख के, उनके थॉट प्रोसेस को जान के, मतलब जो वीडियोस से पता लगता है कि ना उन्होंने कोई रिसर्च की, ना उन्होंने देखा कि यहाँ पे लाइफस्टाइल कैसे होता है, ना ही उन्होंने अपना जो उनका जो मेन डोमेन था जॉब का, वो भी उन्होंने नहीं देखा कि कनाडा में उस चीज़ का स्कोप है नहीं है, कितने पैसे में, बस आ गए फोमो में या फिर किसी को फॉलो करते हुए कि भाई मेरा मामे का चाचे का लड़का गया था, मेरे को भी जाना है। होता ही है फैमिलीज़ के अंदर ये चीज़, तो वो फिर वापस जा रहे हैं, तो यार अब वापस जा रहे हैं, उनके साथ पॉडकास्ट बना लेते हैं, भाई व्यूज़ आएंगे, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा चीज़ फैल गई। बट नॉट ओनली इन्फ्लुएंसर्स, अगर आप CTV और भी जितने भी ये न्यूज़ एजेंसीज हैं, नॉट जस्ट नेमिंग वन, ये सारे इन पे ही रिवर्स माइग्रेशन, पीपल लिविंग कनाडा के कुड बी ये प्रोपेगेंडा हो, आई डोंट नो, जस्ट अ थॉट अभी मेरे माइंड में आया कि ये भी चीज़ हो सकती है कि भाई प्रोपेगेंडा, अगर मेरे को किसी चीज़ को सच दिखाना है, किसी चीज़ को जो एग्जिस्ट भी नहीं करती लेकिन दिखाना है, हो रहा है, ताकि माइंड में लोगों के वो डाल सकूँ नेगेटिव, तो मैं बार बार बोलता रहूँगा सबको जा जाके, तो माइंड में आ जाएगा कि हाँ यार ये प्रॉब्लम है, चलो हम भी वापस चलते हैं। मे बी ये चीज़ हो, आई डोंट नो। आपके दिमाग में कभी नहीं आया कनाडा छोड़ने के लिए? ना मेरे नहीं। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, इंडिया में जहाँ हम रहते थे, हमारा घर था, अभी तो क्या है, ड्राइववे में गाड़ी खड़ी है, बैक की और ले गए। इंडिया में कम से कम 1 घंटा लगता था, आप गली के सारे स्कूटर साइड करो, करेक्ट, गाड़ी निकलेगी, करेक्ट, फिर दूसरी गली में जाएगी, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ खड़ा हो सकता है, किसी की थड़ी आ गया निकली हुई है, फिर मार्केट में घुस गए, मार्केट से गाड़ी निकालो, तो यू हैव टू हैव 1 आवर एडिशनल टू योर कम्यूट। करेक्ट। यहाँ पे तो एक छोटी सी चीज़ है। अब ड्राइवे पे गाड़ी खड़ी तो करो, ड्राइवे पे गाड़ी खड़ी तो करो, मतलब ड्राइवे के किसी का ड्राइवे ब्लॉक तो करो, फिर पता चलेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मेरे को अच्छी लगती है, तो इसलिए मेरा नहीं मन। इंडिया डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों में मच बेटर, ठीक है, लेकिन जो मेरे को बेसिक अपनी लाइफ से चाहिए वो मेरे को यहाँ पे मिल जाता है, तो आई एम हैप्पी विद दैट। बट कॉन्सेप्ट कभी दिमाग में नहीं आता कि यार डॉलरों में कमाओ, पैसों में खर्च करो, रुपयों में खर्च करो? लेकिन यार देखो, इंडिया जो है ना, वो आज के टाइम पे मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अमीरों के लिए है। अगर आप मिडिल क्लास या फिर मिडिल क्लास से नीचे हो, तो लाइफ मज़ा नहीं है ज़िंदगी जीने का। तो अगर बहुत ज़्यादा इतने कमा रहे हो कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पैसे हैं, तो डेफिनेटली वाई नॉट, अगर आप अच्छी जगह पे रहते हो। लेकिन मेरे को ये प्रॉब्लम होती है कि आप चलो जितना मर्जी बढ़िया घर बना लो, जो मर्जी कर लो, गाड़ी लेके तो वहीं फिर ट्रैफिक में घुसोगे ना। चाहे जितना शानदार आपका घर है, कमरे में तो ज़िंदगी नहीं बिताओगे, बाहर तो निकलोगे, फिर बाहर आपको पता ही है फिर क्या होता है। मतलब मैं इंडिया के अगेंस्ट नहीं हूँ, लोग सोचेंगे भाई साहब ये बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है, फिर पता है क्या बोलते हैं, पगड़ी बांधी है, इंडिया के बारे में बात कर रहा है कनाडा में बैठ के, तो ये ऐसे वो सब थॉट्स या वो सब प्रोपेगेंडा हम लोग यहाँ पे ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट ओरिएंटेड टुवर्ड्स ऑल, राइट। लेकिन इंडिया के अपने बेनिफिट्स हैं, कनाडा में रहने के अपने बेनिफिट्स हैं। आपको देखना आपको क्या चाहिए, जो मेरे को चाहिए वो मेरे को यहाँ पे मिल रहा है, तो व्हाई नॉट। चाहे थोड़ा कमाई कम हो, इंडिया में क्या लग्जरी हो जाएगा, अगर यहाँ से $1 वहाँ जाके $60 बन जाएंगे, लग्जरी वाली बात हो जाएगी। लेकिन कब कैसे होगा, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? लाइक अगर आपकी वर्क फ्रॉम होम है, कनेडियन कंपनी का काम कर रहे हो, सैलरी आपकी मार है, तो पॉसिबल है। कब तक चलेगा ये ट्रांजैक्शन? ये भी तो है। करेक्ट। अब जैसे आप तो जैसे वर्क फ्रॉम होम करते हो, राइट? आपने यहाँ पे जॉब नहीं, मेरा वर्क फ्रॉम होम नहीं है। अच्छा, मैं बहुत अनलकी, मतलब मैं रिग्रेट करता हूँ। ऑफिस कहाँ पे आपका? वाटरलू के अंदर। वाटरलू। चलो, अगर कोई वर्क फ्रॉम होम करता है, जैसे अब हम लोग इन्फ्लुएंसर, मैंने किया है 3 महीने किया। हाँ, तो वो तो कोविड का शॉर्ट टर्म या फिर कोविड के बाद, नहीं, कंपनी ने मेरे को जॉब दी थी, उन्होंने कहा वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो 100%, तो मैंने करना स्टार्ट किया। मेरे को पसंद नहीं आया था, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। कनेडियन पासपोर्ट लेके उसका कभी बेनिफिट उठाने का दिल नहीं किया? बेनिफिट बोलो तो ऐसे कि मैं पासपोर्ट उठाऊं, मैं यूएस जाके रहना शुरू कर दूं, क्योंकि यूएस की लाइफ तो यहाँ से बेटर है। डेफिनेटली मैं सोचता हूँ, आई एम थिंकिंग ऑफ इट। यू कैन गेट मोर जॉब्स डेफिनेटली। और वहाँ पे तो सेमीकंडक्टर की सारी कंपनी, इनफैक्ट मेरी कंपनी भी यूएस बेस्ड है, तो वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सैलरीज भी ज़्यादा हैं, एवरीथिंग इज़ बेटर, और खर्चे
आज की डेट में तो कम है, करेक्ट। तो डेफिनेटली है, और माइंड में ये थॉट है, मे बी इसको एग्जीक्यूट करें, नेवर नो। मेरे को अक्सर ने दिमाग में एक सवाल आता है कि यार व्हेन आई केम टू कनाडा, तो मेरे लिए कनाडा आना एक ऑप्शन था। हम लोगों ने कभी इमिग्रेशन के बारे में सुना नहीं था बैक इन 2018 से पहले मेरे को इमिग्रेशन मालूम भी नहीं था, है ना। और आपने भी बताया कि इंडिया अमीरों का देश है ना, फाइनेंशियली वेल लोग आते हैं। अगर आप पीसफुल बढ़िया लाइफ जीना Correct. चाहते हो, तो कनाडा आना फ़ायदा किसके लिए है? जो नॉर्मल मेरे जैसा मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास भी नहीं, थोड़ा मिडिल क्लास से नीचे ही है, उसके लिए कनाडा, अगर वो मेहनत करने के लिए रेडी है, प्रोफेशनल जॉब में या बिजनेस करना चाहता है और यहाँ पे उसका वर्क कर जाता है, तो उनके लिए बढ़िया है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी इंडिया में यू आर वेरी रिच, लेकिन यहाँ फिर जनरेशनल वेल्थ है, या फिर चांदनी चौक में कोई दुकान है आपके दादाजी ने बड़े भले टाइम पे ली थी, या पैसा बड़ा है, वो पता नहीं क्या ही बेचते हैं, नैपकिन के ऊपर इंक बनाने की बॉटल बेचते हैं जी, वहीं से करोड़ों रुपए की इनकम हो जाती है। तो वैसा कुछ सीन है, तो फिर फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल फ़ायदा नहीं कनाडा आने का। पहले आई डोंट नो, पहले 2013-14 में मे भी होता, लेकिन अब नहीं है। देखो कनाडा, मेरा मानना ये है कि जितना 6-7 साल का एक्सपीरियंस, 6 साल का एक्सपीरियंस रहा मेरा कनाडा में, कि कनाडा अगर आपको पैसा कमाने के लिए आना तो यूएस जाओ, कनाडा आने का कोई फ़ायदा नहीं है। कनाडा है कि आपको लाइफस्टाइल अपना चेंज करना है, आपको थोड़ा सा जो चीज़ आपको इंडिया में नहीं मिल रही वो चाहिए, तो कनाडा आ जाओ, अदरवाइज इंडिया इज़ बेटर। एक पिक्चर ड्रॉ करूँगा, आप पंजाब के किसी पिंड में गए, पंजाब को स्टीरियोटाइप नहीं करूँगा, फॉर एग्जांपल यूपी के किसी पिंड में गए, आपने वहाँ पे देखा एक बच्चा अपनी ज़िंदगी के 18 साल खेल के, उसके माँ बाप में भी से एक नॉर्मल जॉब करते हैं ऑल राइट, या फिर अगर वो अच्छी जॉब भी करते हैं, मतलब उनका अच्छा से फार्मिंग का अच्छा बिजनेस है उनका, ठीक है। बच्चा 18 साल का हुआ, 18 साल का होने के बाद वो जो बच्चा है उसने पढ़ाई तो माँ बाप के पैसे के चक्कर में करी नहीं, या फिर अगर करनी भी चाहिए तो आसपास के लोकल कॉलेज में जाके उसने बीए कर ली या फिर कुछ कर लिया। अब वो बीए करने के बाद अगर वो बच्चा बोले कि यार मैं तो खेती बाड़ी करना नहीं चाहता, राइट, ऑब्वियसली जैसे स्टूडेंट्स हैं ना, शॉर्ट्स रील्स लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जस्टिन बीबर जैसे बनना चाहते हैं, अब वो अगर जॉब लेने निकलेगा तो कैसी जॉब मिलेगी उसको इंडिया में? 15,000 20,000 कि क्या पढ़ा हुआ है। करेक्ट। अब ये देखा जाए, ये जो स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट का बैकग्राउंड तो बड़ा अच्छा है, बड़ा अमीर है, पैसा तो बहुत है। अगर ये स्टूडेंट अपनी ज़िंदगी बनाने निकले इंडिया में, तो 125 करोड़ की जनता में तो बेचारा गुम हो जाएगा, है ना। तो क्या इसके लिए कनाडा आना बेटर नहीं है? यार वो लाइफ से क्या चाहता है वो है ना, क्या करना चाहता है वो, अपनी लाइफ को कैसे पिक्चर करता है, वो चीज़ है। देखो आई डोंट नो, बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ हो गई, उसका माइंड सेट उन सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। नहीं, आपके व्यू से, आप अपने व्यू से बताओ कि अगर आपने ये स्टूडेंट देखा है ना, और आप कनाडा में आज की प्रेजेंट हालत भी देख रहे हो, जॉब्स नहीं है, महंगाई है, इजी नहीं है, तो क्या आप एक ऐसे स्टूडेंट को फिर भी रेकमेंड करोगे कि यार मैं जानता हूँ कि तू एक अच्छी जगह पे बैठा है, मैं जानता हूँ कि फाइनेंशियली वेल ऑफ है, बट क्या फिर भी आप उसको बोलोगे कि तू कनाडा आ जाए लुकिंग इन द करंट सिनेरियो? अगर वो किसी भी फॉरेन कंट्री में जाना चाहता है, अगर देख यहाँ पे अगर उसके पास स्किल्स हैं, यहाँ की इकॉनमी में, यहाँ की जॉब मार्केट में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर सकता है, जो मेनली यहाँ आईटी का चलता है, आईटी वाला कोई बंदा, उसको टेंशन लेने की बात जरूरत नहीं, अगर स्किल्ड है, करेक्ट, तो वो स्किल्स हैं तो डेफिनेटली आ जाए, करेक्ट, उसके करियर से रिलेटेड स्किल्स हैं तो यहाँ पे कुछ कर लेगा। लेकिन अगर वो भी स्किल्स नहीं है तो फिर वो परेशान होगा यहाँ के, और फिर वही रील्स बना रहा होगा कि कनाडा में प्रॉब्लम है, बट वो ये नहीं बोलेगा कि मेरे को कुछ नहीं आता। मैं रील्स देखता हूँ ना लोगों की कि भाई कनाडा में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, अब तो लोग टॉन्ट करने लग गए हैं एग्जैक्टली ये बोल के, मैं न्यू वीडियो कमिंग सून, नीचे कमेंट आएगा कनाडा में ये प्रॉब्लम है, कनाडा में वो प्रॉब्लम है, यही होगी। That's nice. रील्स बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन उनको डीप चेक करो, उन्होंने कुछ नहीं किया होगा, कोई क्या बिजनेस मैनेजमेंट ये वो कोर्सेज क्यों हैं, और फिर कहते हैं कनाडा में जॉब नहीं मिल रही। तो यार क्यों मिलेगी, कैसे मिलेगी? इंडिया में भी नहीं मिलेगी, इंडिया में भी कहाँ मिलेगी? तो वही है ना, अगर स्किल्स होंगे आप मार्केट में जाओगे, प्रॉबेबली हाई चांसेस हैं कि आपको कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी, और फिर धीरे धीरे ग्रो कर जाओगे, और फिर आपको यहाँ पे रहना अच्छा लगेगा। करेक्ट। स्किल्स नहीं है तो प्रॉब्लम है। वही है ना, लोग एक्सपेक्टेशन लेके आ रहे हैं 2013 वाले कनाडा की, कि जब बिना स्किल्स के कोई भी काम करके बढ़िया पैसे हो जाते थे, बिजनेस करते थे, हो जाता था, क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत कम था। इनकम क्या होती है कि आपके अर्निंग माइनस एक्सपेंसेस, वो आपकी मेन सेविंग या जो भी है, तब वो हो जाता था।
अब जब तक आपकी अच्छी सैलरी नहीं होगी तब तक वो जो डिफरेंस है वो बड़ा नहीं हो पाएगा सेविंग्स का। तो अच्छी सैलरी के लिए आपको कुछ ना कुछ स्किल्स चाहिए, तो मार्केट स्किल्स ड्रिवन हो चुकी है बहुत ज़्यादा। तो वो चाहिए। मेरे पास ना आई गिव यू पर्सनल एक्सपीरियंस। एक पाजी हैं, गुरमुख पाजी हैं, वो आए और उन्होंने मतलब पूरा वेशभूषा पूरी रखी हुई, तो मतलब पूरी ब्लू ड्रेस में नहीं थे बट उनके अटायर से लग रहा था कि हैं वो, है ना, अमृत छका हुआ है। तो वो आए, मैंने कहा भाजी आप कब आए कनाडा? कहते मैं तो 2 साल पहले आया हूँ। राइट। मैंने कहा इंडिया में क्या करते थे? कहते इंडिया में मैं खेती बाड़ी करता था। राइट। और वो देहरादून से बट आए और यहाँ पे आके ही इज़ अ लाइसेंस्ड प्लम्बर। आई पेड हिम $150 एन आवर। इमेजिन दिस गाय। अब ये मुझे बोले, कहते मैं पीआर लेके आया हूँ डायरेक्ट ट्रेड्स में। ठीक है। कहते मैं ट्रेड्स में पीआर लेके आया हूँ। मैंने ट्रेड्स नहीं कुछ और बोला उन्होंने, नहीं कहते वाइफ के साथ स्पाउजल में पीआर लेके आया हूँ। बट यहाँ पे आके मैंने ज़रूरी नहीं समझा कि मैं कुछ भी और फालतू काम करूँ। आते ही मैंने सीधा हम्बर में या कोई कॉलेज का नाम लिया, मैंने कहीं पे जाके मैंने प्लम्बिंग का लाइसेंस किया। मैंने कहा बाजी आपने प्लम्बिंग क्यों करी? तो मजाक में बोले, मैंने कहा बाजी आपने इलेक्ट्रिशियन और ये सब क्यों नहीं किया? कहते यार वो ना बड़ा हल्का काम है, मैं खेती वाला बंदा हूँ ना, मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा जान पसंद है। कहते भारी सामान है। बट सी ही सो स्मार्ट। आते ही कहते मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, आते ही मैंने एंड ही डिडंट नीड इट दिस, है ना, मतलब उसको ज़रूरत नहीं थी, उसका पीआर पहले थी, चाहता तो एक ट्रक डाल के बढ़िया चला लेता है ना। बट ट्रकिंग इज़ अ डाइंग इंडस्ट्री एट द मोमेंट। इट इज़ नॉट डाइंग बिकॉज कैनेडा इज़ लॉजिस्टिक्स ड्रिवन। बट वेरी स्मार्टली उसे देखा परखा कि यहाँ पे इंडिविजुअल सेल्फ प्रोफेशनल्स का बहुत ज़्यादा है। करेक्ट। कोर्स किया तो वही तो मैंने उसको $150 पर आवर दिया, उसे 2-4 चीज़ें बदली 5 मिनट के अंदर। तो वही है ना, मार्केट डिमांड देख के अगर आप यहाँ पे कुछ करोगे तो डेफिनेटली वर्क करेगा। करेक्ट। लेकिन अगर आप ख्याली पुलाव बना के आओगे तो नहीं वर्क करेगा। सिंपल सी चीज़ है। आज की डेट में आई गेस कनाडा आने के लिए अगर किसी को भी अच्छी स्किल की डेवलप, एंड यू राइटली पॉइंटेड दैट आउट, अगर आप आओ तो इंडिया से भी कुछ ट्रेनिंग लेके आओ सो दैट आप उसको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट करके बड़ा करो एंड आपको देर ना लगे। राइट। वैसे तो कनाडा आज की डेट में प्रोग्राम थोड़े से टफ हो चुके हैं बट मेरे को समझ नहीं आता, आई डोंट नो अभी अब एकदम इलेक्शन से पहले ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, आई डोंट नो, पॉलिटिकल नो कमेंट्स। बट व्हाई जस्ट बिफोर इलेक्शंस की एक साल आई गेस सिटीजन्स को खुश करने की एक स्ट्रैटेजी है ना, मैंने कि अपनी वीडियो में बोला था हम आपके बारे में सोच रहे हैं, है ना। ऑल्दो जो स्मार्ट, क्योंकि आप देख रहे हो ना जितने सिटीजन जो भी कनेडियन सिटीजन, पता नहीं कौन है ये, बट जिस भी यूज़र आईडी के अंडर ही कमेंट करते हैं भगाओ इनको, सेंड देम अवे, ये सब हम मे बी थोड़ा सा एफर्ट है कि 2 साल तक उनको खुश करने के लिए किया जाए प्रॉब्ली। बट एट द एंड ऑफ द डे हाउ कैन दीज पीपल बी सो इग्नोरेंट? आप ये फिगर जानते हो कि बेबी बूमर्स के आने वाले 2028 में चंक ऑफ, मतलब लार्जेस्ट चंक ऑफ बेबी बूमर्स रिटायर कर जाएंगे। राइट। ठीक है। वो लोग पेंशन क्लेम करेंगे, तुम्हारा टैक्स का पैसा है। राइट। और यहाँ पे पेंशन इज अ सॉर्ट ऑफ अ पॉन्जी स्कीम जहाँ पे फंडेड नहीं है। आप आज पेंशन का पैसा दे रहे हो, टैक्स दे रहे हो, तो उनका आज का पेंशन जा रहा है, पुराना इन्वेस्टेड अमाउंट नहीं है। तो जब तुम बूढ़े हो जाओगे और तुमने अगर आज बोला कि इन्वेस्टर इमिग्रेंट नहीं चाहिए, तो तुम्हारी पेंशन का पैसा कौन देगा? करेक्ट। बिल्कुल टैक्स पेड तो है नहीं। लॉजिक। एंड देन तुम्हारा जो हेल्थ केयर का पैसा है, अगर तुम बूढ़े हो गए, तुम्हें ज़रूरत पड़ेगा और तुम कह रहे हो कि इमिग्रेंट्स को बंद कर दो, तुम्हारा टैक्स पेयर का पैसा कौन देगा? तो वही चीज़ है ना, लोग बड़ी पिक्चर नहीं देखते हैं, लोग बस फ्रस्ट्रेट होके कि भाई ये प्रॉब्लम है, बस कमेंट होना है, वो पास करते हैं। तो लेकिन गवर्नमेंट इस चीज़ के बारे में सोचती है, दैट्स व्हाई दे वांट इमिग्रेंट्स। कैन नॉट शट इट डाउन। इमिग्रेशन बंद नहीं हो सकता। नो नॉट पॉसिबल। आई थिंक मोमेंटरीली कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, बट बिल्कुल बंद नहीं कि जीरो हो गया, वो नहीं हो सकता। एंड दे विल हैव टू कम बैक, हाउसिंग करके इनको वापस करना ही पड़ेगा। आई गेस करंट गवर्नमेंट के हाथ से थोड़ी चीज़ें बाहर जा चुकी हैं बिकॉज ऑफ ऑल द नेगेटिविटी एंड हेट। आई एम अ नॉन पॉलिटिकल पर्सन, आई एम टोटली नॉन पॉलिटिकल। लेकिन चाहे आप नॉन पॉलिटिकल हो, बट मतलब नॉन पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, मेरे हिसाब से गवर्नमेंट टाइम टू टाइम थोड़ी चेंज होती रहनी चाहिए, होनी भी चाहिए। 10 years इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर सेम पार्टी टू स्टे इन पावर। हमने इंडिया में भी देखा रिसेंटली क्या हुआ। क्या बोल नहीं सकता वही वहाँ तो रिस्की काम है। हाँ, बट वो एक तरीके से लोगों ने दिखा दिया है कि हमें एक फ्रेश माइंडसेट ऑन द जॉब चाहिए, है ना। एंड एक बैलेंस ऑफ पावर भी ज़रूरी है। अगर एक ही पार्टी के पास बैलेंस ऑफ पावर
वो ज़्यादा ओवर पावर हो जाएगी तो फिर ऑपोजिशन, तभी कहते हैं ना कनाडा में लॉयल ऑपोजिशन, जितना स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन उतना ही अच्छा वो होना चाहिए, पावर काम कर पाएगी ना। राइट। तो अगर बैलेंस नहीं होगा तो फिर तो एवरीथिंग विल गो फॉर अ टॉस। करेक्ट। Good. I think we had a very nice discussion, Gursahib. Thanks a lot for sharing all Thank you so your much. views. It's always lovely to be in touch with you, right? Thanks a lot for So- inviting. Yes, and hopefully we will have you again soon on the podcast. Definitely, for sure. Perfect. For Thanks. Sure, for sure. Thanks. Thank you so much.